जी अच्छा जी, हमारे पास रिडक्स जो है बेसिकली ये ग्लोबल स्टेट जो है उसको मैनेज करना, मैनेजमेंट की एक लाइब्रेरी है। सो रिडक्स इज़ अ लाइब्रेरी टू स्टोर टू मैनेज ग्लोबल स्टेट। मैनेज करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को मैनेज करना, उसमें स्टेट में सेव करना, ऐड करना, स्टेट से रिमूव करना, स्टेट से रीड करना, जो भी ऑपरेशंस हैं सारे उसके लिए। सो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंपोनेंट के अंदर जो डेटा डायनामिक है, जो रन टाइम पे चेंज होना है, उसको आप स्टेट में लेते हैं। और स्टेट में डेटा जो लेना है आपने वो उसी फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर लेना। ग्लोबल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आपको वो स्टेट जो आपने एक फंक्शन में ली है किसी और फंक्शन में उसकी ज़रूरत है तो आप उसको प्रॉप्स के थ्रू पास करते हैं। तो स्टेट एंड प्रॉप्स का एक कोऑर्डिनेशन चलता है कि आपने कंपोनेंट में स्टेट ली, कहीं भी और चाहिए तो वो स्टेट एक्सेसिबल नहीं है आउटसाइड दैट फंक्शनल कंपोनेंट, आप उसको प्रॉप्स में पास करेंगे। अब जो रिडक्स का जो कॉन्सेप्ट आता है वो यहाँ पे ये आता है, कोई इमेज देख लेते हैं सिंबॉलिक। जब स्पेशली आपका जो ट्री है, ऐप है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए, लाइक यहाँ से देखें, आपके पास अगर ऐप में कोई स्टेट ए है और वो यहाँ ग्रैंड चाइल्ड में चाहिए आपको, तो उसका तरीका क्या है? ऐप अपने इमीडिएट चाइल्ड को प्रॉप्स में पास करेगी, वो प्रॉप है, वो चाइल्ड अपने ग्रैंड चाइल्ड को पास करेगा, और ग्रैंड चाइल्ड आगे होती हुई हर लेवल तक वो यहाँ तक पहुँचेगी। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि ऐप से डायरेक्टली वो इस जो लोअर द ट्री कंपोनेंट है इसको एक्सेसिबल हो जाए। हर कंपोनेंट डायरेक्ट चाइल्ड को ही सिर्फ वो डेटा प्रॉप्स में पास कर सकता है। तो मुझे जो ऐप में स्टेट थी वो जो लीफ नोड है ग्रैंड चाइल्ड की यहाँ चाहिए थी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दरमियान में जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं इनमें मैंने अननेसेसरीली पास किया, या पास करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि रिएक्ट में कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप 2, 3, 4, 5 लेवल्स को बाईपास करके डायरेक्ट जो है वो किसी और नोड को डेटा पास कर सके। ठीक है जी, इस कॉन्सेप्ट को प्रॉप ड्रिलिंग भी बोलते हैं। प्रॉप ड्रिलिंग के ए बी को, बी से सी को, सी से डी को, चाहे ये दरमियान वालों में उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन ये उसको जस्ट एज इट इज आगे फॉरवर्ड करते जाए। तो रिडक्स स्टोर आपको एक ऐसा तरीका देता है जिसमें आप ऐसी स्टेट, ऐसे वेरिएबल्स, अरेज, ऑब्जेक्ट्स जो एक से ज़्यादा प्लेसेस में आपको एक्सेस करने हैं उसको आप एक सेंट्रलाइज्ड स्टोर में सेव कर लें। ठीक है जी, किसी भी सेंट्रलाइज्ड स्टोर में। कोई बेहतर एग्जांपल ये देख लें, जिस तरह कि एक हम स्टोर इस तरह से बनाएंगे और हर नोड जो है, किसी भी नोड को अगर वो डेटा चाहिए तो वो डायरेक्टली उस स्टोर से रीड कर लेगी, ना कि अपने पेरेंट से प्रॉप्स में एक्सपेक्ट करे, वो पेरेंट अपने पेरेंट से प्रॉप में एक्सपेक्ट करे, वो पेरेंट अपने पेरेंट से, एंड सो ऑन। तो आपके कोड में सोचें सिंप्लिसिटी कितनी आ जाएगी, क्योंकि जो डेटा मल्टीपल जगह पे शेयर होना था वो किसी कंपोनेंट के अंदर स्टेट लेने की बजाय एक्सटर्नल स्टेट में ले लिया। ग्लोबल शेयर्ड स्टेट, ऐसी स्टेट जो तमाम एप्लीकेशन से ही शेयर्ड है, किसी भी एप्लीकेशन नोड को अगर वो चाहिए तो डायरेक्टली वहां से एक्सेस कर सकती है। क्लियर होगी बात?
तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है जो कि स्टोर का है कि किसी भी स्टेट में डायरेक्टली एक्सेसिबल, और अगर अपडेट करना है तो कोई भी नोड डायरेक्टली अपडेट भी कर सकती है, और अगर एक अपडेट करेगी तो जहां जहां पे आपने सब्सक्राइब किया हुआ है उसको यूज किया हुआ हर जगह अपडेट होगा। तो है स्टेट का ही कॉन्सेप्ट कि एक जगह अपडेट होगा तो बाकी सारे री रेंडर होंगे जहां जहां स्टेट रेफर होगी। जी आपका अब्दुल समद को क्वेश्चन। तो इस लिहाज से ऑब्वियसली अगर आप ये एग्जांपल जिस तरह विदाउट रिडक्स एंड विद रिडक्स की बात कर रहे, जिसमें बता रहा है कि आपको अज्यूम कर लें इस कंपोनेंट पे आपने कोई क्लिक किया, जो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ और यहाँ चाहिए थी, तो ये कॉल बैक प्रॉप के थ्रू इसको नोटिफाई करेगा, ये अपने पेरेंट्स को नोटिफाई करेगा, इस तरह ये अपने चाइल्ड को करेगा एंड सो ऑन। ये काफ़ी ज़्यादा एक कॉल्स की जो चेन चलती है, इससे नुकसान क्या होता है कि आपके पास डीबगिंग भी बहुत मुश्किल हो जाती है। एक तो ऑब्वियसली स्लो का तो है ही, इतने ज़्यादा कंपोनेंट री रेंडर हो रहे हैं, लेकिन आपके लिए अगर कहीं अपडेट सही नहीं हो रहा तो आपको 8-10 फंक्शंस में जाके चेक करना पड़ता है कहाँ इशू है। लेकिन यहाँ पे अगर स्टेट अपडेट नहीं हो रही तो जस्ट स्टोर में लॉजिक देखेंगे आपने सही लिखी, पूरी एप्लीकेशन में उसकी जो डीबगिंग है वो आप नहीं करेंगे। जी, तो हमें एक चाइल्ड से अब एक पेरेंट से एक चाइल्ड भी पास करनी, डायरेक्ट रिलेशन है यानी 1 to 1 जी, उनको भी हम रिलेशन में लेके जाएंगे। चाइल्ड से जो पेरेंट से डायरेक्ट चाइल्ड में पास करनी है, जब पेरेंट के पास अब डाटा रहा ही नहीं तो चाइल्ड को कैसे पास करेगा? वो तो आपने उठा के स्टोर में रख दिया। तो असल में तो पेरेंट के पास अगर वो मौजूद है ऐसा डेटा जो पेरेंट में मौजूद है और सिर्फ उसके एक लेवल चाइल्ड पे यूज होना है, तो आप डायरेक्ट उसी तरह पास करें। लेकिन अगर वो मल्टीपल जगहों पे शेयर हो रहा है तो फिर उसको पेरेंट में रखना ही नहीं आप, ठीक है, उसको उठा के कहाँ रख देना? स्टोर। स्टोर से क्या मुराद है? देखें बेसिक डेटा टाइप क्या है जावास्क्रिप्ट में, नंबर, अगर कलेक्शन टाइप्स देखें तो अरे एंड ऑब्जेक्ट ही है, तो स्टोर से मुराद कोई अरे या ऑब्जेक्ट ही होगा, इवन एक नंबर भी हो सकता है, कोई भी डेटा टाइप। स्टोर यानी ये मेमोरी में स्टोरेज की बात हो रही है, हार्ड डिस्क पे स्टोरेज की बात नहीं हो रही, सेकेंडरी स्टोरेज या डेटाबेस स्टोरेज की बात नहीं हो रही। ये सिंपल एक स्टोर है जो डेटा आपका रख रहा है वो मेमोरी में ही, इन अदर वर्ड्स वेरिएबल्स में ही है, उसको हम स्टोर कह रहे हैं। आमतौर पे स्टोर का जो वर्ड है वो डिस्क के साथ जुड़ा होता है, उसको हम कहते हैं स्टोरेज डिवाइस है, मेमोरी नहीं। तो यहाँ पे स्टोर सिंबॉलिकली यूज किया गया है, लेकिन ये रैम में ही है, वेरिएबल्स में ही है, डेटा सेव करने के, ठीक है जी। स्टोर इस सेंस में कह रहे हैं कि तमाम कंपोनेंट्स यहाँ डंप कर दे अपनी जो जो शेयर स्टेट है वो सब के लिए एक्सेसिबल है। जिस तरह स्टोर होता है कि जो एक बंदे को चाहिए वो उसके पास ही इंफॉर्मेशन है, वो आइटम्स उसके पास ही हैं, ऐसा जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी ज़रूरत पड़े तो कोई भी शेयर कर सकता है, किसी को भी इशू हो सकती हैं, तो किसी स्टोर में रखवा दी जाती है जो सेंट्रलाइज्ड प्लेस होती है। तो स्टोर ड्यू टू इट्स सेंट्रलाइज्ड नेचर हम इसको बोलते हैं। तो हमें जो रिडक्स सीखनी का कोड सीखना है वो सीखना है कि ये स्टोर जो है वो कैसे हम डिक्लेयर करेंगे, इस में जो डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स जो वैल्यूज, उसकी एक्सेस सबको कैसे होगी, बाकी सारे कैसे रीड करेंगे वैल्यू इस स्टेट में से। सर यू स्टेट में रीड करते हैं तो इसमें किस तरह रखवाएंगे और इससे रीड कैसे करेंगे, और अगर अपडेट करना है तो अपडेट कैसे करेंगे। अगर वेरिएबल है तो उसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी बात तो होती नहीं, वेरिएबल है, अरे है, यही होगी कि वो डिक्लेयर कैसे की जाए कि वो सबको एक्सेसिबल हो जाए, और अगर किसी को भी वो उसकी वैल्यू रीड करनी है वो कैसे रीड करेगा, तो उसके लिए स्पेशल हुक्स दी गई हैं। हुक्स के थ्रू बड़ा काम सिंप्लीफाइड हो गया। तो ये जो है इसका एक बैकग्राउंड है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रिडक्स बेसिकली
जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, बेसिक जावास्क्रिप्ट की, इसका कोई रिएक्ट से ताल्लुक नहीं है। पहली बात ये पॉइंट आपने ध्यान में रखा। रिडक्स का रिएक्ट जेएस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो बेचारे लिख लिख के मर गए रिडक्स वाले कि भाई इसका रिएक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। लोग समझते हैं कि जो भी रिडक्स रिएक्ट का कोर्स पढ़ा रहा है वो इतना ज़्यादा रिडक्स का जिक्र करता है कि लगता है कि ये जैसे रिएक्ट का कोई पार्ट है। रिडक्स सिंपल जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी आप सिंपल जावास्क्रिप्ट की कंसोल ऐप में यूज़ करें, सिंपल जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट में यूज़ करें। तो इसमें आइडिया क्या है कि आप एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट ले लें, उसमें डाटा रखवा दें और ग्लोबल का स्कोप सबको एक्सेसिबल होता है। तो रिडक्स बेसिकली एक स्टेट है जो कि यहाँ से कह रहे हैं जेएस एप्स, जावास्क्रिप्ट की एप्स के लिए है, जहाँ पे ग्लोबल शेड डेटा रखना। अब क्योंकि रिएक्ट में ये रूल है कि आप एक लेवल तक पास कर सकते हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा रिएक्ट के डेवलपर्स ने यूज़ किया है और एक स्पेशल लाइब्रेरी इसके लिए बनी है, रिडक्स, रिएक्ट रिडक्स उसको बोलते हैं, कि जिसमें रिडक्स को किस तरह आप रिएक्ट के साथ यूज़ करें। रिएक्ट के कंपोनेंट्स में स्टेट प्रॉप्स में कर दिया, ठीक है जी। तो रिएक्ट रिडक्स इज अ बेसिक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। रिएक्ट रिडक्स स्पेशली इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इसके जो फंक्शंस हैं, इसका जो डिज़ाइन पैटर्न है वो रिएक्ट में है, जहाँ हुक्स का कॉन्सेप्ट आ गया, फंक्शनल कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट आ गया, जीएसएक्स के मुताबिक उसको लिख दिया गया, तो वहाँ पे रिडक्स रिएक्ट आ गया। अच्छा, ये जो दो लाइब्रेरीज होगी, एक रिडक्स है और एक रिएक्ट, ये अलग अलग है। ये है रिडक्स फॉर रिएक्ट जेएस। ये बहुत अरसा यूज होती रही और इसका कोड जो है ना अक्सर डेवलपर्स को लिखना, बिगनर्स को मुश्किल लगता था, बहुत ज़्यादा इसमें कीवर्ड्स फ्लो में शामिल थे। तो रिसेंटली रिडक्स की टीम ने रिडक्स टूल किट के नाम से एक लाइब्रेरी बनाई है, ये इस वक्त लेटेस्ट है। रिएक्ट रिडक्स की जगह उन्होंने एक नई लाइब्रेरी दी, आल्दो ये भी चल रही, लेकिन ये मॉडर्न है, यानी इसमें चीज़ों को सिंप्लीफाई किया। रिडक्स टूल किट, रिडक्स टूल किट में रिडक्स स्टोर को जो कॉन्फ़िगर करने की कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम है, कोड आपको कम लिखना पड़ता है और चीज़ें ज़्यादा थोड़ी सी कॉमन सेंस पे बेस करती हैं, रीडेबल कोड बनता है। पैकेजेस आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉल करने पड़ते थे जब रिडक्स में काम कर रहे हैं एडवांस लेवल पे, तो इसमें बहुत सी चीज़ों को एक पैकेज की फॉर्म में रिलीज़ किया गया। और बॉयलर प्लेट कोड काफ़ी लिखना पड़ता था रिएक्ट रिडक्स में। रिडक्स टूल किट में रिलेटिवली कम बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ता है। बॉयलर प्लेट कोड से क्या मुराद है कि हेलो वर्ल्ड की ऐप बनाने के लिए भी कुछ मिनिमम 8-10 आपको 20 लाइनों का कोड लिखना ही लिखना है, कोई 2-3 फाइलें बनानी ही बनानी है अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना है। कोई इतने सिंपल बहुत ही सिंपल एग्जांपल में बनाऊं कि हेलो वर्ल्ड स्टोर में रखवा दूं एक स्ट्रिंग और वो स्ट्रिंग प्रिंट करूं, तो फिर भी मुझे 3 फाइलें बनानी पड़ रही हैं, 5-6 फंक्शंस लिखने पड़ रहे हैं। तो बाजार ये लगता है कि ये काम आसान करने के लिए हम पढ़ रहे हैं कि स्टेट पास ना करनी पड़े, ये तो और ओवरली कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसका जो एडवांटेज है उससे ज़्यादा तो इसका डिसएडवांटेज निकला है। तो रिडक्स अगेन बेस जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट रिडक्स, रिडक्स फॉर but with a lot of boilerplate code, and the modern one is Redux toolkit that has simple doesn't mean कि बहुत ही ज़्यादा सिंप्लिसिटी इसमें आ गई, लेकिन इसको काफ़ी इम्प्रूव भी किया गया है। सो द ऑफिशियल, अच्छा इसमें यह है बैटरीज इंक्लूडेड, ये
टूल सेट फॉर एफिशिएंट रिडक्स डेवलपमेंट। एफिशिएंसी पे ज़रा फोकस रखा गया, एफिशिएंट कुछ डिज़ाइन पैटर्न्स प्रपोज किए गए हैं और आउट ऑफ द शेल्फ उसकी सपोर्ट अवेलेबल है। सर आउट ऑफ द शेल्फ से क्या मतलब? आउट ऑफ द शेल्फ से मुराद ये है कि एक काम होता है जिसके लिए आपको कोड लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप रिएक्ट में काम कर रहे हैं, राउटिंग की लाइब्रेरी इंस्टॉल करके पूरा राउटिंग पाथ टू सारा आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। नेक्स्ट जेएस में मैं कहूँगा राउटिंग ऑफ द शेल्फ अवेलेबल, आप फाइल बनाए खुद ही राउट बन जाएगा। तो जिसमें आपको पकी पकाई खीर मिल जाए, यू हैव टू राइट लेस कोड टू अचीव सर्टेन टास्क, या कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरीज ना इंस्टॉल करनी पड़े, तो उसको हम कहते हैं कि वो जो है वो जैसे अलमारी में चीज़ पड़ी है बस यूज़ कर ली, खुद नहीं कुक करनी पड़ी। और बैटरीज इंक्लूडेड, ये ख़ास तौर पर जेंगो को अगर आप देखें ना, जेंगो फ्रेमवर्क को सुना है ना, वेब में, रिएक्ट में, जी सर। पाइथन में, ठीक है जी। तो ये भी बार बार यही कहता है बैटरीज इंक्लूडेड, में भी कोई इसमें चेंज भी की हो। बहरहाल बैटरीज इंक्लूडेड का मतलब है कि इसमें जो कॉमन लाइब्रेरीज रिडक्स को एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए वो सारी इसके अंदर ही ऐड कर दी गई है। इसमें इसका कोर इसका पार्ट बना दी गई है जो इसके साथ बड़ा सीमलेसली ऑपरेट करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर रिडक्स स्टोर को आपको एपीआई के साथ यूज़ करना है कि लोकल स्टेट नहीं है, आपने किसी रिमोट सर्वर से एपीआई से डेटा रीड करना है और उसमें आपको पता है पहले लोडर स्टेट है, फिर एरर स्टेट है, फिर डाटा स्टेट है, वो सारा कुछ इसमें जो है वो बैटरीज इंक्लूडेड का मतलब है इस तरह के कॉमन पैटर्न्स इसमें ऑलरेडी इंक्लूड कर दिए गए। आपको इसके लिए जो है वो खुद नहीं सोच विचार करनी होती कि मैं कौन कौन सी एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ करूं। इसमें कर सकते हैं लेकिन जो कॉमनली यूज लाइब्रेरीज हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो अक्सर इसके अंदर ही शामिल हैं। तो दैट मेक्स इट दीज 5 बेनिफिट्स दैट ये क्लेम, स्पेशली ये पावरफुल के लिहाज से आप देखेंगे कि किस तरह से है। जी सर क्वेश्चन ये था कि आपने जो नेक्स्ट 13 में अपना प्रोजेक्ट करवाया, आपने सारी लिनक्स की लाइब्रेरीज वो जो थी वहाँ उसके बगैर भी बड़ा अच्छा लिख सकते हैं। तो लाइट वेट इसके लिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई के लिए एडिशनली कुछ आपको इंस्टॉल नहीं करना। जो आपने रैक की लाइब्रेरी इंस्टॉल की वो कोर उसी का पार्ट है। आपका अल्टीमेटली मकसद है कि आपका बिल्ड स्मॉल बने और अननेसेसरली आपको अगर कोई एरर आए तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इस हवाले से अब जो बाकी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो स्वीडन के क्लाइंट, उन सब में हम रिडक्स ही यूज़ कर रहे हैं, उसमें मैंने उन्हें नहीं कहा अनइंस्टॉल करो, ठीक है जी। तो आपने मेनली कहा है शायद वो नेक्सस वैली की साइट पे जो हम कर रहे हैं, तो नेक्सस अगर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है तो उसमें जो है वो कोर्सेज का एक पेज है, क्लिक करें और एक फॉर्म है जी, ट्रायल क्लास वगैरह बुक कर लें। इसके अलावा उसमें कौन सा ऐसा डेटा है जो ग्लोबल आपने मैनेज करना होता है, तो आप कोशिश फिर करते हैं उसको लाइट वेट बनाएं, उसका स्लग छोटा बने, यानी उसका ओवरऑल बिल्ड थोड़ा बने, मिनिमम लाइब्रेरीज हों, एक भी लाइब्रेरी अगर इंस्टॉल करनी है तो जस्टिफिकेशन हो क्यों आप ये कर रहे हैं एक्स्ट्रा, तो वो सेंस में ठीक है। अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट, अननेसेसरली हैवी लाइब्रेरीज यूज़ कर लेंगे, अननेसेसरली हैवी थीम के CSS यूज़ कर लेंगे जो इतने आगे क्लासेस आप रेफर ही नहीं कर रहे, तो आपके प्रोजेक्ट को फ़ायदा देने के लिए उल्टा नुकसान देगा, ठीक है जी। तो इस लिहाज से आपने एक रूल लिखा। अच्छा, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 2 आर्टिकल लिखे बड़े ख़ास तौर पर आपको मिलेंगे। एक लिखा है रैक की टीम ने ही बार बार और बताने के लिए कि भाई रिडक्स का रैक से कोई ताल्लुक नहीं, ये लोगों को समझाने के लिए फिर उन्होंने ब्लॉग में ऑफिशियल में ये आर्टिकल लिखा। आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिडक्स स्टोर फ्लटर ऐप्स में भी यूज़ हो रहा है। अगर आप ये सर्च करें तो ये डिज़ाइन पैटर्न है, किसी में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रिडक्स विद फॉर एग्जांपल आप कहेंगे रिएक्ट नेटिव में भी, यस, विद फ्लटर।
तो किस तरह फ्लटर अंडरस्कोर रिडक्स, फ्लटर रिडक्स पूरा उसमें ट्यूटोरियल भी और ऑफिशियल लाइब्रेरी भी है, कैसे आप यूज़ करेंगे। क्योंकि जो आपके पास फ्लटर है ना वो भी स्टेट मशीन है, जिस तरह रिएक्ट का कॉन्सेप्ट है ना इसका भी इसी तरह है, इसमें भी इसी तरह स्टेट है। और स्टेट जहाँ पे है तो स्टेट लोकल है अगर उसी क्लास या फंक्शन में ले रहे हैं, और अगर शेड हो रही है तो किसी ग्लोबल जगह रख लें, तो फिर इसका मतलब ग्लोबल ऑब्जेक्ट कोई रिडक्स कह रहे हैं ऑलरेडी उसमें है, सिर्फ उसको जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज की जगह डार्ट लैंग्वेज में लिख दिया फ्लटर के, वही डिज़ाइन पैटर्न। जिस तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलग नहीं, अगर आप सी में प्लस प्लस में पढ़ रहे हैं, जावा में पढ़ रहे हैं, डॉट नेट, इनहेरिटेंस का मतलब इनहेरिटेंस ही, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब पॉलीमॉर्फिज्म ही, क्लास ऑब्जेक्ट का मतलब यही है, एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब भी यहाँ सिंटेक्स अलग अलग। तो रिडक्स एक डिज़ाइन पैटर्न है ओवरऑल, अगर हम देखें उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो इनिशियली की गई किसमें की गई, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में। फिर रिएक्ट में इसको इसलिए भी अडॉप्ट किया गया कि रिएक्ट में जो डाटा शेयर करना है उसमें लिमिटेशन रखी है रिएक्ट की खुद लाइब्रेरी में, कि पेरेंट सिर्फ एक लेवल चाइल्ड को कर सकता है। अगर मेरे पास 10-20 हायरार्की में दरमियान में नोड्स आ रही हैं और नीचे कहीं डेटा पास करना है, मल्टीपल जगहों पे चेंज होना है, तो ये बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो फिर ऐसी लाइब्रेरी जो कोई ग्लोबल सोल्यूशन दे दे, इतनी ज़्यादा प्रॉप्स में ना जाना पड़े, डायरेक्ट ही हर एक को एक्सेस हो जाए, ये आइडियल है। रिएक्ट में इसलिए ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि रिएक्ट की लाइब्रेरी की ये नेचर। ठीक है जी, चलें जी इसको करें जी स्टार्ट। क्यों भी आप लोग जो ऑनलाइन है कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सब क्लियर है सर, स्टार्ट कर दें। अब हमारे पास अब चॉइसेस क्या है, क्या हम जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी करें? नहीं, ऑब्वियसली इसमें तो हार्डकोर जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट चाहे किसी भी पर्पस के लिए। क्या हम रिएक्ट रिडक्स को डिस्कस करें जिसमें बॉयलर प्लेट कोड ज़्यादा है, जो थोड़ी सी पुरानी लाइब्रेरी है, जिसमें कि अभी हुक्स नहीं आई थी, उससे भी पहले की लाइब्रेरी है, या हम मॉडर्न टूल किट को लें जो कि अब लेटेस्ट स्टैंडर्ड है, जो कि बहुत ही पावरफुल और एफिशिएंट अब न्यू लाइब्रेरी आई है, रिलेटिवली सिंपल की है, आल्दो मे बी शुरू में ना लगे, और बहुत इफ़ेक्टिव है, कम कोड और पावरफुल, और ये सारी हुक बेस्ड है। तो वो बता ही रहा है टूल किट के बाद कि भाई टूल किट तो ये हम दे रहे हैं, अगर पुराना कुछ चाहिए कोई और लाइब्रेरी दें। रिएक्ट रिडक्स भी है और रिडक्स भी है। रिडक्स जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, और रिएक्ट रिडक्स फॉर स्पेशली रिएक्ट लाइब्रेरीज, एंड रिएक्ट टूल किट इज़ अ मॉडर्न वर्जन ऑफ रिएक्ट रिडक्स। रिएक्ट टूल किट क्या है? इसी का ही क्या चीज़ मॉडर्न आई है कि कुछ कोड आपको कम लिखना पड़ता है जो अननेसेसरी लगता था उसमें, बॉयलर प्लेट कम है, कॉम्प्लिकेटेड उतना नहीं है लेकिन पावरफुल है, इसमें बहुत सी और फैसिलिटीज़ इंक्लूडेड हैं जो रिएक्ट रिडक्स में मिसिंग है। एपीआई के लिहाज से ख़ास तौर पर बड़ी इसमें ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट्स हैं, और मैक्सिमम डेटा तो आपको पता है एपीआई से ही इंटरेक्ट करना होता। तो किसे हमें पढ़ना चाहिए आप खुद बता देंगे, टूल किट को, द मॉडर्न वन और द ओल्ड वंस? क्यों भाई? सर मॉडर्न को ही पढ़ेंगे, वही पढ़ने के शौकीन होते हैं सारे। वैसे ये ऐसा सवाल था जिसका जवाब मुझे पहले ही पता था। बस का आप ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका जवाब आपको पहले ही पता होता है, क्या देंगे बंदे, लेकिन उनकी ज़ुबानी आप सुनना चाह रहे होते हैं। एफसी का प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, रिडक्स में कुछ नहीं बना सकते, वही जो तुमने डाटा हार्डकोड लिया था उसको एक जगह पे और डिफाइन कर दो, बाकी तो वही। ठीक है जी। रिडक्स पे ये मैंने एक प्रोग्राम जो बनाया है जी, इसको देख लेते हैं। इसमें रिडक्स टूल किट काउंटर के नाम से, इसके अंदर इसी नाम से फोल्डर बन गया है, कोड डॉट करके इसको ओपन करते हैं। सबसे पहला जो काम है आपका वो रिडक्स, क्योंकि अभी हमने ये डिस्कस किया है कि रिडक्स रिएक्ट का पार्ट नहीं है, इसका मतलब है ये कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी, और कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी है पैकेट और जेसन में तो
वही बेसिक की आपके पास आ रही हैं, जो रिएक्ट और रिएक्ट डॉम। ठीक है जी, अभी ये टेस्टिंग की नहीं चाहिए तो इनको हम रिमूव भी कर देते हैं। रिएक्ट रिएक्ट डॉम है, उसके स्क्रिप्ट्स हैं। अब यहाँ से जो रिडक्स के लिए पहला स्टेप क्या हो गया जी, यू नीड टू इंस्टॉल सम लाइब्रेरी। अच्छा, इसके लिए एक सेटअप भी दिया है विद रिडक्स माई ऐप के नाम से। ठीक है जी, रिडक्स की जो एग्जिस्टिंग ऐप है उसमें अगर आपने इंस्टॉल करना है तो क्या लिखेंगे जी, npm इंस्टॉल, इसकी लाइब्रेरी को ही देख लेते हैं। यहाँ पे गेट स्टार्टेड में आ जाए। इसमें कह रहा है जी, आप एक तरीका ये है कि क्रिएट नेक्स्ट जेएस में चाहे रिडक्स यूज़ कर लें या रिएक्ट में, और ये पूरी टेम्पलेट बनाएं वाइट बेबल की तरह। ये भी एक वेब पैक की तरह, ये भी एक जो है आपके पास ऑप्शन है, आप बना सकते हैं। एनी एग्जिस्टिंग ऐप जिस तरह भी हमने बना ली है, तो उसमें आप रिडक्स टूल किट को इंस्टॉल कर लें सबसे पहले। या तो आप प्रोजेक्ट ही ऐसा बना लें जिसमें प्री इंस्टॉल और सारा कन्फिगर हो, ऑलरेडी बनी हो, लेकिन एज अ फर्स्ट एग्जांपल पूरी टेम्पलेट भी उन्होंने दी है, वो सारी लाइब्रेरीज भी साथ इंस्टॉल हो जाएंगी। ये जो है इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आ जाए, इंस्टॉल कर लिया रिडक्स टूल किट। पहला स्टेप ये है जी, क्योंकि ये एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है ये देख लें। इसमें आपके पास कन्फिगर स्टोर का एक फंक्शन है जिसके थ्रू आप स्टोर बनाएंगे, क्रिएट रिड्यूसर का है जिसके थ्रू स्टेट मैनेज करेंगे, क्रिएट एक्शन का है जिसके थ्रू कोई भी इवेंट हैंडलिंग पे आप स्टेट अपडेट की रिक्वेस्ट करेंगे, और स्लाइस का मेथड है, एंड एपीआई के लिए थंग का, एंड सो ऑन। सो हम मेरे ख्याल आते हैं और ख़ुद से ज़रा थोड़ा सा पहले प्रोजेक्ट में स्क्रैच से कोड लिखने की कोशिश करते हैं, क्या ख्याल है? लेट्स ट्राई टू राइट कोड फ्रॉम स्क्रैच। इनको एक्स्ट्रा जो हैं, अब मैं विंडोज़ को बंद कर देता हूँ, टाइम डिस्कशन में काफ़ी लग गया। सबसे पहले इसको साथ साथ चला भी लेते हैं, npm स्टार्ट। अब आपने ये इंस्टॉल किया है तो ये आपके पास रिडक्स टूल किट भी अब इंस्टॉल हो गया 1.9.5, जो इसका लेटेस्ट वर्जन है। अभी न्यू है तो 1 भी अभी ये चल रहा है। ठीक है जी, सबसे पहला स्टेप क्या है जी, बताएं व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप तो ये है ऑब्वियसली कि आप उसको कन्फिगर करें। स्टोर का मतलब क्या है इसको समझें, और इसमें एक इसने एग्जांपल दी हुई है क्विक स्टार्ट की, इसको ज़रूर आप लोग ने पढ़ लेना। मैं इसी को ही लेके ज़रा ज़्यादा कोड करता हूँ। सबसे पहले हम SRC में आते हैं, या अपना एक खुद से फोल्डर बना लें। इस को ऐप वाइज जो है एक, क्योंकि स्टोर रिडक्स स्टोर किसी एक कंपोनेंट के लिए नहीं है, पूरी एप्लीकेशन वाइड है, तो आम तौर पर इसलिए नेमिंग कन्वेंशन सजेस्टेड है कि ऐप का फोल्डर बना दिया कि ये पूरी एप्लीकेशन का शेयर्ड ग्लोबल स्टोर है। इसके अंदर स्टोर की फाइल को इससे क्या बेहतर नाम होगा कि स्टोर ही रख दें, store.js। अब स्टोर बनाना है, स्टोर बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक, जिस तरह कन्फिगर स्टोर का एक फंक्शन है, सॉरी इसको ऑटो इंपोर्ट ये कर देगा आई होप। कन्फिगर स्टोर का एक फंक्शन है, आपने इंपोर्ट किया कॉन्स्ट। अब ये उसने दूसरे सिंटेक्स से लिख दिया है जो आप नोड में पढ़ेंगे। आपने यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट कन्फिगर स्टोर फ्रॉम, ये जो फ्रॉम, सॉरी कैप्स लॉक ऑन है जी, फ्रॉम, ये रिक्वायर वाला सिंटेक्स आप देख लेंगे नोट्स। तो वहाँ पे भी कर नहीं लगे एक्सप्रेस में, रिक्वायर को इंपोर्ट से कर दिया, वो आप मॉड्यूल्स लिख के कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
इंपोर्ट कॉन्फ़िगर स्टोर। कॉन्फ़िगर स्टोर का फंक्शन क्या करता है? एक्सपोर्ट एक वेरिएबल, ये स्टोर, पूरा इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एक वेरिएबल में है। स्टोर एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर पूरी दुनिया, आप चाहें तो एक अरे रख लें, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स रख लें, जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर रख लें। सो कॉन्फ़िगर स्टोर का जो फंक्शन आपने कॉल करना है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट में आपने इस स्टोर की स्पेसिफिकेशंस देनी। जिस तरह नाम ही बता रहे हैं ना, कॉन्फ़िगर स्टोर, स्टोर को कॉन्फ़िगर करने का मतलब वो हेल्प में कह रहा है कि आप ऑप्शंस दें जो आप इसमें खुद सेट करना चाहते हैं, और ऑप्शंस में क्या क्या दें, एनी एक्शन जो आप इसमें थंक मिडलवेयर जो आप रखना चाह रहे हैं, स्टोर एनहांसर जो रखना चाह रहे हैं, टूल किट स्टोर को दें, एंड सो ऑन। और अगर कुछ भी नहीं तो मिनिमम एक चीज है जो कंपलसरी इसमें होती है, और उसको बोलते हैं रिड्यूसर। रिड्यूसर फंक्शन, यहां पे रिड्यूसर्स देने हैं। रिड्यूसर क्या है? अच्छा, टर्मिनोलॉजी ही इसमें ऐसे थोड़ी सी डिफरेंट लगती है। रिड्यूसर एक ऐसा फंक्शन है जो स्टोर की स्टेट को कैलकुलेट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी स्टोर में इस वक्त 10 पड़ा है, एक काउंटर है, उसकी वैल्यू क्या है जी 10। जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो ये काउंटर की वैल्यू कितनी हो जाए 11। पहले थी 10 और उस बटन पे क्लिक के बाद क्या हो जाए 10 को इनपुट लेना है और 11 रिटर्न करना है। वो जो फंक्शन आप बनाएंगे उस फंक्शन को कहते हैं रिड्यूसर। क्या कहते हैं जी रिड्यूसर। यानी रिड्यूसर एक ऐसा फंक्शन होता है जो प्रेजेंट या प्रीवियस कह लें, प्रीवियस स्टेट लेता है स्टोर की, और करंट या न्यू स्टेट हमें रिटर्न करता है। तो स्टोर में जितनी भी लॉजिक लिखी जाएगी वो रिड्यूसर फंक्शन में लिखी जाएगी। अब एक से ज्यादा रिड्यूसर्स बना सकते हैं। इनिशियली अभी मैंने कोई नहीं बनाया, मैंने अभी इसको एम्प्टी छोड़ दिया। और भी काफी कॉन्फ़िगरेशन है, स्टोर को प्री पॉपुलेट कर सकते हैं, और भी इसमें ऑप्शंस हैं काफी। तो कॉन्फ़िगर स्टोर में मिनिमम आप एक रिड्यूसर की डिक्लेयर कर दें, और अब हम रिड्यूसर फंक्शन जब बनाएंगे तो फिर इसको आके मैं वापस यहाँ पे अपडेट कर दूँ। तो स्टोर के अंदर स्टोर बनाना, जस्ट कॉन्फ़िगर स्टोर, एंड विद इन स्टोर यू विल गिव योर कॉन्फ़िगरेशंस, एंड इसकी हमें जरूरत पड़नी है स्टोर की, यहाँ पे आपने लिख लिया। अब ये जो स्टोर है इसकी एक्सेस कैसे होगी पूरी एप्लीकेशन को? ये कैसे मुमकिन होगा कि आप जो है वो यहाँ पे हमने देखा है इमेजेस में, नॉट टूल किट को, जस्ट रिडक्स का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हमने यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन में देखा है कि ये कैसे मुमकिन होगा कि एक स्टोर हो और उसकी स्टेट इस एप्लीकेशन की हर फंक्शनल कंपोनेंट तक पहुंच रही हो। तो बिल्कुल राउटिंग की तरह, जिसको एप्लीकेशन वाइड आपने करना है, आपकी जो ऐप है उसका जो रूट कंपोनेंट है, मे बी इंडेक्स है, ये ऐप ही आपकी पूरी एप्लीकेशन है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये पहले ऐप रेंडर होगा, ऐप में जो कंपोनेंट्स हैं वो रेंडर होंगे, या जो भी राउटिंग है। इस ऐप को आपने एक दो इंपोर्ट्स ऊपर मैं करने लगा हूं। एक रिडक्स स्टोर पूरी एप्लीकेशन को अवेलेबल करने के लिए आपने इस ऐप को रिडक्स के कंपोनेंट्स में रैप कर देना है, जिस तरह से राउटिंग में ब्राउजर राउटर से रैप करते थे। अगर राउटिंग भी यूज कर रहे हैं तो इसको ब्राउजर राउटर में रैप करें, और फिर आप इसको जो है वो स्टोर के जो फंक्शन बताने लगा हूं उसमें भी रैप कर दें। कोई और भी है, जितने मर्जी जो है वो ग्लोबल ऐप इसमें रैपर्स आप लगा सकते हैं। एक तो ये स्टोर, यहाँ जो भी रिड्यूसर फंक्शंस होंगे इनकी एक्सेस हर जगह चाहिए, तो इसको इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट किया आपने स्टोर ऑब्जेक्ट को फ्रॉम ./app/store,
और एक इसमें प्रोवाइडर कंपोनेंट है जो कि रीडक्स स्टोर को प्रोवाइड करेगा। इंपोर्ट, अच्छा ये जो भी कोड आप लिख रहे हैं मे भी पहली दफ़ा आपको थोड़ा सा लग रहा हो डिफरेंट, प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट में नहीं बल्कि किससे लेना हमने, अच्छा जब भी आपने ये यूज़ करना है ना, इसके साथ हमने ये लाइब्रेरी नहीं इंस्टॉल की, npm इंस्टॉल रिएक्ट रीडक्स लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल करनी है। जिस तरह मैंने अभी बताया है कि ये उसी की मॉडर्न फॉर्म है, बैकएंड पे वो इसी को यूज़ कर रहा है। यानी जब भी आपने रिएक्ट टूल किट यूज़ करनी है तो package.json में आ जाए रिएक्ट टूल किट के साथ रिएक्ट रीडक्स इट्स अ स्मॉल लाइब्रेरी, ये भी आपने साथ इंस्टॉल करनी, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें कंपोनेंट्स लिखे गए। इनिशियल वर्क इसमें हुआ, 8 वर्जन है आप देखें, शुरू से ये थी। टूल किट इसके ज़रा इसको खुद इंटरनली यूज़ कर रही होती है और आपको ज़रा इसकी सिंप्लीफाइड बॉयलर प्लेट कोड ज़रा कम लिखना पड़ता है एंड सो ऑन, बाकी फ़ायदे हैं जो आपने अभी देखे हैं। तो यहाँ से ही जो कोर फंक्शन है एक मैं इंपोर्ट करूँगा प्रोवाइडर को रिएक्ट रीडक्स। अब ये जो प्रोवाइडर कंपोनेंट है इसको आप लिखें प्रोवाइडर और इसमें अपनी ऐप को रैप कर दें, और प्रोवाइडर में एक प्रॉप है स्टोर की जो कि ऊपर हमने ये इंपोर्ट किया है, स्टोर इसको दे दीजिए। ये वन टाइम सेटअप है रीडक्स का। वन टाइम सेटअप को अगर मैं रिपीट करूं तो जब भी आपने रीडक्स को यूज करना है तो सबसे पहले रीडक्स टूल किट और रिएक्ट रीडक्स ये 2 लाइब्रेरीज आपने इंस्टॉल करनी, नंबर 1 पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये है कि क्योंकि आपने ऐप को रैप करते हुए जो स्टोर है यहाँ पे जो बताएंगे स्टोर की वैल्यू वो इस पूरी ऐप में हर जगह एक्सेस होगी, तो पहले स्टोर बना लें। तो कॉन्फ़िगर स्टोर की ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट है जो आप लिखें, ये हर प्रोजेक्ट में आपने इसी तरह से करना। वन टाइम ही स्टोर बनना है, वन टाइम ही पूरी एप्लीकेशन में प्रोवाइड होना है, लेकिन जितनी स्टेट है हर स्टेट के लिए आपको अलग अलग से फाइल्स क्रिएट करनी होगी। मे बी मैं यूज़र की इंफॉर्मेशन भी रीडक्स में रख रहा हूँ, उसकी अलग से मैं फाइल बनाऊंगा, पोस्ट भी रख रहा हूँ उसकी अलग से बनाऊंगा, मैं जो है वो मे बी उसमें जो है वो कमेंट्स भी रख रहा हूँ उसके अलग से बनाऊंगा। आगे आप जितना डेटा रखना चाहते हैं उसके लिहाज से फाइलें। सर ये चीज़ नहीं क्लियर हुई, ये चीज़ जो आपने कहा कि स्टोर में जो मैं फाइल्स रखूंगा, अभी मैं क्रिएट करता हूँ, शायद उससे क्लैरिटी आती है ज़्यादा। पहले तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इसका मिनिमम सेटअप जो करना है वो क्या है। प्रोवाइडर में रैप करना है, रैप करने के लिए आपने स्टोर को कॉन्फ़िगर करना है, चाहे तो कोई ऑप्शन दे दें, नहीं तो खाली रिड्यूसर को एम्प्टी छोड़ दें और डिज़ायर्ड लाइब्रेरीज इंस्टॉल करना। लें जी, ये आ गया आपके पास। अब आपने ये स्टोर जो लिखा है किस तरह से ये वर्क करेगा। अच्छा, अब जो आगे फाइल्स बनानी है एक्चुअली डेटा क्या स्टोर में रखना है, वो डेटा ड्रिवन लॉजिक है। लाइक मैं सारी प्रोडक्ट्स रखना चाहता हूं तो प्रोडक्ट्स का एक अरे में स्टोर में सेव करूंगा। मे बी मैं यूजर जो लॉगिन है उसको भी स्टोर में सेव करना चाहता हूं, तो हर एक के लिए अलग-अलग उसको स्लाइस बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐप के अंदर अब हर एक आप वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि आप यही फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करें, मैं वही वाला फॉलो कर रहा हूँ जो इसका ऑफिशियल रिकमेंडेड है। आमतौर पर इसको बोलते हैं फीचर वाइज आप चलें कि कौन सी फीचर, जिस तरह हम कहते हैं कि यार इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स हैं। अच्छा, इसमें लॉगिन सिस्टम भी है, इसमें इन्वेंट्री भी है, इसमें सर्च की फीचर भी है, इसमें फलां भी है। तो इसको बोलते हैं कि हर फीचर को स्टोर करने के लिए आप एक स्लाइस बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी? स्लाइस के अंदर कंप्लीट कितने स्लाइसेस होंगे ये प्री डिफाइंड नहीं, जितना आपने डेटा रखना है। मैं फिलहाल अगर काउंटर की एग्जांपल लूँ, क्विक अगर मैं चलूँ तो मैं यहाँ पे फीचर्स का एक फोल्डर बना लेता हूँ। फीचर्स
हम लास्ट प्रोजेक्ट को देखकर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब फीचर्स में मैंने एक काउंटर का फोल्डर बनाया। काउंटर, पहली फीचर क्या है? काउंटर। अब इसके अंदर मैंने काउंटर स्लाइस बना दिया, काउंटर स्लाइस डॉट जेएस। ठीक है जी। मे बी इसी फीचर्स के अंदर मैंने एक फोल्डर और बनाया, यूजर्स, और इसी में जो यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए क्या बनाऊंगा? यूजर स्लाइस डॉट जेएस। यानी जितनी फीचर्स, ये टोटल रिडक्स की टीम का एक गाइडलाइन है। जरूरी नहीं कि आप यही नेमिंग कन्वेंशन यूज करें, यही फोल्डर स्ट्रक्चर यूज करें, ये जरूरी नहीं। इसी चीज को जो इस तरह से जरूरी नहीं होती, इसको हम प्रोग्रामिंग में बोलते हैं, रिडक्स टूल किट में आए अगर, तो वो आपको बता रहा है, ये जो वर्ड है ना यहाँ पे, ओपिनियन, ओपिनियनेटेड। ओपिनियन का मतलब क्या है कि वो कहते हैं ये हमारी ओपिनियन है कि आप इस तरह से फोल्डर्स में रखें। अगर आप नहीं, आपको ये मुश्किल लग रहा है, कोई और बेहतर लगता है तरीका, तो इट्स अप टू यू। ये कोई रूल नहीं है कि रिडक्स ऐसे ही यूज होनी है, हमेशा जो है वो ऐप के फोल्डर में ही बनाना है, हमेशा जो है ये करना है। दैट्स अप टू यू। वो कहते हैं अपनी फीचर्स डिफाइन करें। वो एक जो है वो अपना जो है वो, जिस तरह हर दफ़ा यूज़र की इंफॉर्मेशन होनी है, लॉगिन स्टेट उसकी, ये सारा काउंटर हमने एक रख लिया, कार्ट की मैंने रख ली, प्रोडक्ट्स की रख ली। अगर शॉपिंग कार्ट है तो क्या होगा? प्रोडक्ट्स रख सकता हूँ, कार्ट रख सकता हूँ, यूज़र रख सकता हूँ, सेटिंग्स रख सकता हूँ कि ग्लोबल सेटिंग्स, जो एक जगह सेटिंग चेंज हो हर जगह वो अप्लाई हो जाए। तो सेटिंग्स स्लाइस, हर एक की स्लाइस है। तो स्लाइस के अलावा और भी फाइल्स हैं, इसलिए उस फीचर से रिलेटेड जितनी फाइल है हमको उसी के फोल्डर में आ गई, कि उसकी एपीआई भी उसी के अंदर आ गई। ठीक है, कि मैं जो है यूज़र रख रहा हूँ तो यूज़र की एपीआई, सारा यूज़र का पैकेज एक जगह, कि ये फीचर है, ये इस तरह एपीआई से डेटा आ रहा है, इस स्लाइस में है। वो तो एक ही दफ़ा है, ये स्टोर तो एक ही है, प्रोवाइडर भी एक ही है, उसको तो आप भूल जाए, वो तो वन टाइम आपने करके छोड़ दी। असल जो है कि स्लाइस में लॉजिक लिखनी। जी बेटा। अभी तो हम देखें, अभी हम रिएक्ट में नहीं आ रहा है। रिडक्स क्या है? स्टेट। स्टेट का ताल्लुक कंपोनेंट से नहीं, डाटा से है। स्टेट क्या है? सिर्फ डेटा, कोई यूआई नहीं, कोई एचटीएमएल नहीं। जिस तरह मैं स्टेट को लेता हूं, स्टेट में क्या आप यूआई रखते हैं? क्या स्टेट का कोई स्टाइलिंग से ताल्लुक है कि ये वेरिएबल स्टेट में तो ऐसे स्टाइल करना है? तो रिडक्स का ताल्लुक सिर्फ लॉजिक बिल्डिंग से, सिर्फ जावास्क्रिप्ट है ये बेसिक, कि आप डेटा बताएं और अगर एपीआई कॉल है तो वो उसमें दें। हाँ, जब मैं कंपोनेंट में जाऊंगा तो मैं इस स्लाइस को यूज करूंगा, उसके अंदर अब स्टेट नहीं पड़ी, यहां से डेटा मैं लूंगा और उसको शो करूंगा, वहीं अपडेट की रिक्वेस्ट भेजूंगा। रिडक्स इज ऑल अबाउट डेटा, इट्स नॉट रिलेटेड टू यूआई। यूआई इस डाटे को कंज्यूम करेगी, यूआई के अंदर ही डेटा रखने की बजाय मैंने अलग रखा, तो इसको किसी भी तरह से हम उससे इक्वेट नहीं कर सकते। हाँ, जब मैं ये काउंटर स्लाइस बना लूंगा तो फिर इस डाटे को कैसे मैंने रिएक्ट के कंपोनेंट में शो करना है वो तब मैं बताता हूं। एक कंपोनेंट में करें, पेज में करें, पेज को कंपोनेंट्स में डिवाइड किए, जहां मर्जी। तो इट्स ऑल अबाउट डेटा, द डेटा दैट यू स्टोर लोकल। इसीलिए अब यूज स्टेट को हम कहते हैं ये लोकल स्टेट है। लोकल क्योंकि उस कंपोनेंट की है, उसी कंपोनेंट या उसके चाइल्ड को ही आप पास कर सकते हैं। और रिडक्स में जो वेरिएबल सेव करेंगे वो क्या है? ग्लोबल है, बिकॉज वो एप्लीकेशन के हर जगह एक्सेस। तो आपने जो मेन है वो क्या लिखना है जी, सीखना है हाउ टू क्रिएट अ स्लाइस। स्लाइस इसलिए कहते हैं, ये न्यू टर्मिनोलॉजी दी है रिडक्स टूल किट ने, इससे पहले ही न्यू। स्लाइस को आप इस तरह समझें कि ये टोटल एक चीज की स्टेट है, सारा डेटा है। मैंने इसको डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर दिया कि ये यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पड़ी है, ये मेरे पास में भी शॉपिंग कार्ट से जो जो आइटम्स कार्ट में वो पड़ी हैं, ये मेरे पास सारी सेटिंग्स पड़ी है, ये मेरे पास इस तरह प्रोडक्ट्स पड़ी हैं,
ये जो करंट सिलेक्टेड ऑप्शन है वो पढ़िए। तो हम कहते हैं कि स्टेट पूरी को नहीं हम लेंगे, पीसीस में लेंगे, डिवाइड एंड कंकर करेंगे। पूरे एप्लीकेशन की स्टेट तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, सारी एक ही जगह रख दें। तो हम अपनी स्टेट को डिफरेंट फीचर वाइज, वो कहता है डिवाइड कर दो, सही होता फीचर वाइज डिवाइड कर दो। आप उसे फीचर कह रहे हैं, एंटिटी कह रहे हैं, ठीक है जी। और ये जो एक पोर्शन है ना, ये जो एक पोर्शन है दिस वन, ये जो एक पोर्शन है दिस वन, ये है आपका स्लाइस। अच्छा, हो सकता है आपकी स्टेट इतनी छोटी हो, थोड़ा डेटा हो कि आप एक ही स्लाइस बनाए, पूरा पिज्जा है उसका एक ही स्लाइस है, या आप डिवाइड कर दें कि यार एक ही पिज्जा है उसमें ये फ्लेवर और कर दो, ये और कर दो, ज्यादा फीचर्स। कभी खाया सब? है। जी सर, NY 212 ठीक है जी। So a pizza slice means it's not a whole complete state. It's a part of a state, and all parts that are related to this feature. मे बी प्रोडक्ट्स में सिंगल प्रोडक्ट भी मैं रखना चाहता हूँ जो सिलेक्ट है, सारी प्रोडक्ट्स भी रखना चाहता हूँ, तो मैं 2 स्लाइसेस इसी फोल्डर में बना लूँगा, किस फीचर से रिलेटेड जो स्लाइसेस और एपीआई है। अब आ जाए काउंटर में, काउंटर स्लाइस में। काउंटर स्लाइस में सबसे पहले और जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो जो आपको इंपोर्ट करना है वो क्रिएट स्लाइस का। स्लाइस का कॉन्सेप्ट टूल किट ने दिया है, मॉडर्न है, पहले स्लाइस की टर्मिनोलॉजी नहीं थी, तो यहाँ से कॉमन सेंस से पता लग रहा है कि क्रिएट स्लाइस हमें रिडक्स टूल किट से इंपोर्ट करना पड़ेगा, कि ये बाद में आया। तो क्रिएट स्लाइस इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट क्रिएट स्लाइस फ्रॉम जी @ रिडक्स टूलकिट। क्रिएट स्लाइस क्या है? ऑब्वियसली ये एक फंक्शन है जी, इसको कॉल करें एंड दैट्स ऑल, यू विल गेट अ स्लाइस। और उस स्लाइस की आपको जरूरत पड़नी है यूआई में, इसलिए इसको एक्सपोर्ट करते हैं और इसका नाम उसी तरह रख लेते हैं काउंटर स्लाइस। किस चीज का स्लाइस है? ये स्टेट का एक पार्ट है, यानी ये वो फाइल है जिसमें मैं काउंटर से रिलेटेड डेटा रखूंगा। अब स्लाइस क्रिएट करना है, क्रिएट स्लाइस। अच्छा, स्लाइस के अंदर आपने बहुत सी चीजें जो है वो देनी, जहां भी एक से ज्यादा चीजों की कॉन्फ़िगरेशन करनी है वहां पे ऑब्जेक्ट पैरामीटर, ठीक है जी। लाइक हर स्लाइस का नेम देंगे, क्या है स्ट्रिंग में, हर एक की इनिशियल स्टेट देंगे एक ऑब्जेक्ट में कि इनिशियल स्टेट क्या है। इनिशियल स्टेट ऐसी है जैसे यू स्टेट में आप इनिशियल वैल्यू देते हैं, बिल्कुल वही चीज यू स्टेट में भी तो देते हैं इनिशियल वैल्यू, यहां हम स्लाइस की इनिशियल वैल्यू दे, ये भी स्टेट है जो बाद में चेंज हो सकेगी उसके सेटर फंक्शन के थ्रू। अगर आप टर्मिनोलॉजी समझ जाए ना तो आपको लगता है यार ये अल्फाजों में घुमाया हुआ, ये तो वही स्टेट है, यू स्टेट मैंने पढ़ी उसको यहाँ रख दिया। असल में टर्मिनोलॉजी को रटा नहीं है, उसको समझे। अगर स्टेट है तो कोई ना कोई तो इनिशियल वैल्यू मैंने देनी होगी ना। मैं कहूँ यू स्टेट में ये 0 दे दो या एम्प्टी स्ट्रिंग या नल, तो यहाँ भी अगर स्लाइस ने स्टेट रखनी है तो उसको भी इनिशियल वैल्यू देनी, नाम भी कोई रखना है। और वहां यू स्टेट मुझे सेट स्टेट का फंक्शन देता था, यहां मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पे वो रिड्यूसर फंक्शन आपको कहता है आप बता दें क्या है। यहां पे क्या बता दें भाई, रिड्यूसर फंक्शन एक एरो फंक्शन ही होगा ना, फंक्शन है तो। यूज स्टेट में भी तो 2 ही चीजें आती थी, जी सर, इनिशियल यही 3 चीजें थी ना, नेम, जी इनिशियल स्टेट बता दो जी और सेटर फंक्शन आप
उसमें एक बनाते थे। यहां पे वो कहता है जी आप एक से ज्यादा स्टेट अपडेशन के फंक्शंस लिख सकते हैं, तो इसलिए यहां पे रिड्यूसर की बजाय रिड्यूसर्स है। रिड्यूसर्स क्या है? वो तमाम फंक्शंस जिनको अगर ये इनिशियल स्टेट पास की जाए, मैं यहां पे कह देता हूं इनिशियल स्टेट क्या है मेरी, x इज इक्वल टू 0। ये इतना सिंपल है जैसे मैंने कॉन्स्ट में x सेट x और मैंने लिखा है यूज स्टेट में 0। तो भाई ये वैल्यू मैंने किस में दे दी, इनिशियल में। सेट x की जगह बहुत से सेटर्स हैं, ये सिर्फ सेट x क्या करता है, इस एक x की वैल्यू को सेट करता है। अब यहां पे लिमिट है कि एक ही सेटर है, एक ही सेटर है। यहां पे वो कह रहा है कि आप जितने मर्जी सेटर्स दे दें, जितने मर्जी सेटर्स दे दें। हर फंक्शन मुख्तलिफ लॉजिक रख सकता है इस x को अपडेट करने की। स्टेट अपडेट के एक्सेस, दैट्स व्हाई इट कॉल दोस रिड्यूसर्स। स्टेट को अपडेट करने के लिए तो इस लाइन को आपने अंडरस्टैंड करना है, इस लाइन को अंडरस्टैंड करना है कि जिस तरह मैंने स्लाइस बनाने में ही सारी स्टोरी, x सेट x यूज स्टेट 0, मैंने क्या कह दिया यहां पे, क्रिएट स्लाइस। जिस तरह यहां पे यूज स्टेट का एक नाम था, यहां पे ये नाम किसका है, ये नाम किसका है। इस स्टेट के स्लाइस को किसी ना किसी तरह तो रेफर करना है ना आपने, अगर मल्टीपल स्लाइसेस हैं तो इसका नाम, लेट्स सपोज मैंने यहां पे कह दिया काउंटर। अगर मेरे पास एक्चुअल होगा मैं कहूंगा ये किस चीज के लिए मैं बता रहा हूं, प्रोडक्ट्स हैं, ये यहां पे यूजर है, ठीक है जी। तो या मेरे पास ये जो है सेटिंग्स है, सेटिंग्स स्लाइस है, सेटिंग से रिलेटेड इनिशियल वैल्यू क्या है और सेटिंग अपडेट करने के फंक्शन से। तो जहां डेटा है, दो से अलावा तीसरी चीज तो है ही नहीं कि डेटा क्या है और उसको अपडेट करने का फंक्शन बताओ, यही टोटल स्टेट होती है। क्या कॉम्प्लेक्सिटी इसमें और हो सकती है स्टेट। जस्ट इमेजिन, अगर हम लॉजिकली सोचे, स्टेट में है ये कि भाई ये डाटा इनिशियल, जहां भी रेफर करूं ये इनिशियल वैल्यू ही होगी, और जहां चेंज करूंगा मैंने डायरेक्ट इसको मॉडिफाई नहीं करना, मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा। तो रिडक्स इसको डिफरेंट तरीकों से अल्फाज में आपको घुमाता है। वो कहता है जो भी इनिशियल वैल्यू यहां दे दो, और जब भी इसको चेंज करना है तो रिड्यूसर फंक्शन लिख दो, बट नॉट वन, यू मे राइट मैनी रिड्यूसर फंक्शंस। वो तमाम मुख्तलिफ तरीके जिससे स्टेट अपडेट हो सकती है यहां दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कार्ट की स्टेट लूंगा, शॉपिंग कार्ट की, इनिशियल अरे एम्प्टी रखूंगा भी कोई भी स्टेट में नहीं, तो रिड्यूसर्स क्या होंगे, ऐड टू कार्ट, रिमूव फ्रॉम कार्ट, डिलीट फ्रॉम कार्ट, अपडेट कार्ट, सिर्फ जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस, क्योंकि रिडक्स स्टोर में सिर्फ जावास्क्रिप्ट लिखी है। अगर मैं प्रोडक्ट्स का लूंगा तो लोड प्रोडक्ट्स, गेट प्रोडक्ट्स, गेट तो जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट इसको रेफर करें तो गेट ही होगा, ठीक है ना। तो इस लिहाज से अगर आप देखें, इसको भी अक्सर बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम अलहदा से लिख लेते होते हैं कॉन्स्ट में, ये इनिशियल वैल्यू, इनिशियल स्टेट कह लें। इसको यहाँ लिखने की बजाय आप, अगर मैं प्रॉपर चलूँ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि अंदर मैं सिर्फ वेरिएबल लेता कि ये मेरी इनिशियल स्टेट, और इसके अंदर ये वैल्यू कह लेते हैं जिसको, वैल्यू एक पड़ी है सिर्फ 0, और ये मेरे पास आ गया नेम, इनिशियल वैल्यू मैंने ऊपर बता दी है, इनिशियल वैल्यू कॉलन इनिशियल वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, 2 दफ़ा रिपीट करने की, दोनों सेम है तो एक ही दफ़ा लिखना। सो आई हैव माई स्टेट नेम, आई हैव इनिशियल वैल्यू। रिड्यूसर फंक्शंस वो तमाम फंक्शंस जो इस पर्टिकुलर स्टेट को रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है, रिड्यूसर का वैसे भी फंक्शन है, टेक दिस वैल्यू
एंड गिव यू अ न्यू वैल्यू। अगर आप ये चीज भूल जाए ना, आप कभी रिड्यूसर फंक्शन लिख ही नहीं सकते, आपके दिन में लॉजिक ही नहीं आनी। हमेशा मकसद रखें, इन रिड्यूसर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो उस स्टोर की जो भी स्टेट में यहां पे यानी पहली दफा इनिशियल वैल्यू लेगा हमेशा इनपुट, और आउटपुट में क्या देगा, न्यू वैल्यू देगा कुछ न्यू वैल्यू जो देगा वो ऑटोमेटिकली इस वैल्यू को ओवरराइड कर देगी। जिस तरह आप सेट स्टेट में देते थे तो ऑटोमेटिकली सेट एक्स में देते थे, इस एक्स को ओवरराइड कर देता था। तो जितने भी फंक्शन लिखेंगे हर एक की इनपुट आउटपुट सेम है, क्योंकि हर फंक्शन का मकसद क्या है, करंट स्टेट लेना और नेक्स्ट स्टेट रिटर्न करना। और रिड्यूसर कहते ही उसे हैं जिसने स्टेट अपडेट करनी है। तो स्टेट अपडेट करने के लिए आपको पहले जो स्टेट में पड़ा है वो दिया जाएगा, अगर उस पर लॉजिक लिखनी है लिख लें, चाहे उसे इग्नोर कर दें, और नेक्स्ट स्टेट अल्टीमेटली रिटर्न नेक्स्ट स्टेट होना चाहिए। अगर रिड्यूसर फंक्शन कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा फिर क्या होगा, एक्स में वैल्यू नहीं आएगी, पुरानी पड़ी रहेगी। ये फंक्शन है भाई, रिड्यूसर फंक्शन। वैसे रिटर्न Undefined। तो स्टेट आपकी उसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। असल में तो हर चीज ही रिटर्न कर रही है ना, आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं रिटर्न करेगा। फिर इसकी स्टेट क्या होगी, वैल्यू उस पर अनडिफाइंड आ जाएगी, क्योंकि वो अज्यूम कर। तो इस लॉजिक से आपने चलना है। रिड्यूसर्स जहां भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, यू विल टेक एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक से ज्यादा है तो बाई नेम कॉल करूंगा ना, किसको कॉल करना है, एक से ज्यादा फंक्शंस हैं। तो मैंने अच्छा रिड्यूसर की ये जो स्टेट है काउंटर की किस सिचुएशन में चेंज हो सकती है। हो सकता है मैं इंक्रीमेंट के बटन पे क्लिक करूं फिर चेंज हो, डिक्रीमेंट पे करूं फिर चेंज हो, या मैं टेक्स्ट फील्ड में इनपुट लूं कितनी इंक्रीमेंट करनी। तो एक मैंने बना लिया इंक्रीमेंट का फंक्शन, ये क्या मैं लिख रहा हूं, रिड्यूसर। तो अंडरस्टूड है इसमें स्टेट मेरा पहला पैरामीटर है, और ये रिटर्न क्या करेगा बताएं, असल में ये समझें ये ऑब्जेक्ट है जो स्टेट के इक्वल है। ये स्टेट इक्वल टू ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, स्ट्रक्चर बनाया वो है। तो अगर इसको मैं स्टेट के इक्वल कह दूं तो इसको वैल्यू को कैसे रेफर करूंगा, स्टेट डॉट वैल्यू, स्टेट डॉट वैल्यू आगे प्लस इक्वल टू 1। अब आप यहां पे एक चीज सोच रहे होंगे कि यार सेट स्टेट में तो हमने पढ़ा था स्टेट इम्यूटेबल है, डायरेक्टली उसको वैल्यू नहीं असाइन करनी। तो यहां तो मैं डायरेक्टली असाइन कर रहा हूं। अगर डायरेक्ट असाइन करनी हो तो कितनी लॉजिक आसान हो जाए। तो जो रिडक्स टूल किट है, रिडक्स टूल किट डायरेक्ट रिडक्स में नहीं, रिडक्स टूल किट में आप डायरेक्ट स्टेट को चेंज कर सकते। इसमें स्टेट वो इम्यूटेबल वाली शर्त नहीं है। इसमें एक लाइब्रेरी यूज होती है, उसे कहते हैं इम्बर, वो खुद इसका इम्यूटेबल कोड जनरेट कर देती है। तो इसमें सीधा सीधा वो वेरिएबल चेंज कर और आसान हो गया। इंक्रीमेंट क्या है मेरा, रिड्यूसर फंक्शन है, रिड्यूसर फंक्शन है। सो अंडरस्टूड है कि जब आप इंक्रीमेंट को कॉल करेंगे, जब इंक्रीमेंट को कॉल करेंगे आपको स्टेट पास नहीं करनी। ये खुद रिडक्स टूल किट हमेशा जो स्टोर में ऑलरेडी स्टेट पड़ी है पुरानी वो देगी, आप आगे बताएं नई स्टेट क्या होगी। यही तो इसका पूरा फ्लो है। अगर वो भी हमने देनी तो फायदा क्या। अच्छा मैं कहता हूं जी इसमें जो है वो डिक्रीमेंट का भी लिख लेता हूं। अगेन ये क्या इनपुट लेगा जी, स्टेट, और आउटपुट क्या देगा, स्टेट डॉट माइनस इक्वल टू 1। अच्छा यहां से एक चीज इंटरेस्टिंग है,
आप जब डायरेक्टली मॉडिफाई कर रहे हैं तो आप इसको ब्लॉक में भी लिख सकते हैं, यू डोंट नीड टू रिटर्न एनीथिंग। जब डायरेक्ट मॉडिफाई कर रहे हैं तो यूं समझे ये डायरेक्टली मैंने स्टेट को अपडेट कर दिया, इम्यूटेबल रखने की जरूरत ही नहीं। तो ये और ज्यादा कोड आसान हो जाता है कि आप स्टेट जो पास की गई है उसमें जिसको मॉडिफाई करना है कर रहे हैं। और ये स्टेट कौन सी होगी? पहली दफा जो इनिशियल स्टेट है, दूसरी दफा जो लास्ट रिड्यूसर कॉल किया होगा उसने जो स्टेट छोड़ी होगी वो वाली। अगर 2 दफा इंक्रीमेंट कॉल हो गए तो इसका मतलब वैल्यू 2 हो चुकी होगी, फिर डिक्रीमेंट करता हूं तो स्टेट 2 है कि जो लास्ट रिड्यूसर कॉल हो। तो इसमें आ गई ये आपके पास टर्मिनोलॉजी को समझें। और ये अच्छा जो रिएक्ट रिडक्स था ना वो उसी तरह ही उसमें कोड है जैसे रिडक्स में कि आपको नई स्टेट रिटर्न करनी पड़ती है और स्टेट इम्यूटेबल है, कॉपी स्टेट बना के उस तरह ही करना पड़ता था। अब ये जो नया रिडक्स टूल किट आया ये और आसान हो गया कि आप डायरेक्टली स्टेट को अपडेट करते हैं। तो फिर जो मैंने पहले वर्ड कहा है रिकॉर्डिंग में भी आया कि अगर रिटर्न ना करें तो अनडिफाइंड होगा, ये बेसिकली जो पहले रिडक्स का स्टैंडर्ड है, ये जो रिएक्ट रिडक्स है, अगर आप इसे यूज करें तो उसके लिए ट्रू है। सॉरी, इसको अपडेट कर लीजिएगा। रिएक्ट रिडक्स आपको डायरेक्ट अपडेट करने की फैसिलिटी दे रहा है। अगर डायरेक्ट दे रहा है तो मुझे रिटर्न की जरूरत क्या है? ऑब्जेक्ट की रेफरेंस से तो मैं डायरेक्ट उसमें चेंज कर दूंगा। सो इट्स योर न्यू स्टेट, यू विल मॉडिफाई योर स्टेट। उसके बाद में भी मैं लिखता हूं इंक्रीमेंट बाय वैल्यू। मैं एक वैल्यू खुद इनपुट देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं जितनी वैल्यू दूं उतना उसमें इंक्रीमेंट होगा। ये हमेशा इंक्रीमेंट 1 करेगा, ये 1 करेगा। मैं मर्जी से भी कह सकूं 5 कहूं, 6 कहूं, जो यूजर से इनपुट लेके उतना इंक्रीमेंट हो जाए। ठीक है जी। अब अगर आप इसमें पैरामीटर दे दें, क्या होंगे पैरामीटर? स्टेट और पेलोड। इसका पेलोड क्या होगा? अच्छा, पेलोड का वर्ड भी काफी जो है ना वो डेवलपर्स यूज करते हैं, जो जरूरी नहीं कि आप ये यूज करें। पेलोड का मतलब क्या होता है? वैसे पेलोड निकला है जेट इंजन से। तैयारे नहीं होते जंग के दौरान जो सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। यहाँ फंक्शंस में, प्रोग्रामिंग में टिपिकली पेलोड से मुराद है कि यहाँ पे जो पैरामीटर एक्सपेक्टेड है वो वाला। अगर मैं सम का फंक्शन बना रहा हूं, या लेट्स सपोज मैं एक जो है वो बनाता हूं एक नेम को अपर केस करने का, या ऐसा फंक्शन जिसकी इनपुट अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस है, यही होनी है। जिस तरह मैं कह रहा हूं इंक्रीमेंट बाय वैल्यू, तो अंडरस्टूड है वो मैं इंक्रीमेंट कितना करना है, फिर मुझे वो पैरामीटर भी देना पड़ेगा। 1 की सूरत में मुझे कोई पेलोड देने की जरूरत नहीं। तो हमेशा जो पहला पैरामीटर है वो क्या होगा? स्टेट। और दूसरा पैरामीटर अक्सर इसका नाम पेलोड रख दिया जाता है, लेकिन आप बरल चाहें तो खुद रख दें यहाँ पे कि जी ये एक्स है। अगर आप ये रख दें एक्स तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो? ये इक्वल टू मैंने रखा है, ये ऑब्जेक्ट में लिख रहे हैं हम। क्या लिखेंगे जी? स्टेट डॉट वैल्यू। आपकी पूरी की पूरी स्टेट, पूरा स्टोर ये है सिर्फ एक वैल्यू, ऑब्जेक्ट दैट होल्ड्स अ वैल्यू। स्टेट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू आगे जी एक्स। ठीक है जी। अब यहां पे टर्मिनोलॉजी पे आ जाए। ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, इसको अक्सर आपको जो कुछ भी पास करना है इसको एक्शन ही बोलते हैं, और हम यहां पे लिखते हैं एक्शन डॉट पेलोड। मैं जरा इसको इसलिए ओपन किया कि टर्मिनोलॉजी मैं चाहता हूं आप ये एक्शन, एक्शन डॉट। अच्छा, अब ये वर्ड्स क्या हैं? एक्शन ऑब्जेक्ट
हम कहते हैं कि हमेशा जो पैरामीटर पास करो ऑब्जेक्ट्स में करो। जिस तरह प्रॉप्स है, रिएक्ट में जब भी पैरामीटर पास करना है ना, किसी को एक वैल्यू भी पास करनी है, रिएक्ट में आप इसी तरह पास करते हैं, जो भी उसका नेम है आप एक्स भी पास करें तो वो उसको हमेशा props डॉट एक्स एक ऑब्जेक्ट में रख के हो। तो ये वही वाला पैटर्न है कि जब भी कोई डाटा पास करना है तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई एक्शन अकर किया है जिसके अंदर कोई पेलोड है, और पेलोड में होगा क्या, वही वैल्यू जिसको आपने चेंज करना। अच्छा, अगर मैं ऐड टू कार्ट का लिख रहा हूँ, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ऐड टू कार्ट का मैं अगर ऐड टू कार्ट स्लाइस बना रहा होता तो स्टेट मुझे चाहिए और हमेशा मैं क्या लिखता, एक्शन। अब मैं यहां पे क्या एक्सपेक्ट करता कि एक्शन क्या है, ऐड करनी कोई चीज काटनी। एक्शन डॉट पेलोड की वैल्यू क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि मैंने इसकी स्टेट में चेंज करना है। तो मैं यहां पे लिखता स्टेट, जब मैं डायरेक्ट कर सकता हूं तो मैं लिखता स्टेट डॉट पुश, आगे एक्शन डॉट पेलोड। यानी मेरे कोड की सिमेट्री देखें, नेमिंग कन्वेंशन देखें। हाँ, अगर मैं ये एक्शन पेलोड के चक्कर में ना पड़ूं, मैं सीधा सीधा लिखता भाई छोड़ो इसको, ये आइटम है जो कार्ड आइटम आई है, और स्टेट की जगह मैं लिखता कार्ड अरे। अगर आप जरा देसी तरीके से टर्मिनोलॉजी रखें, कार्ड अरे में पुश कर दो इस आइटम को। असल में हो यही रहा है, कोई नई चीज नहीं हो रही। देखिए एक मिनट, नई चीज नहीं है ये, ऐसे ही लिख दें आप, लोकल पैरामीटर जो मर्जी नाम रख, लेकिन हाउ द रिडक्स या इस तरह की जो लाइब्रेरीज हैं जहां पे वो नेमिंग कन्वेंशन को भी एक स्टैंडर्ड समझते हैं, क्यों कहते हैं कि जो भी आपके पास, बेशक वो हमेशा रहे, यू ऑलवेज कॉल इट अ स्टेट, डोंट कॉल इट एन आइटम, इट्स सम एक्शन, इसको कोई एक्शन नहीं चाहिए। और स्टेट में पुश करें एक्शन के अंदर जो भी पेलोड है वो। तो पेलोड का मतलब द पैरामीटर जो आप कॉन्टेक्सचुअली जो एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है जी, कॉन्टेक्सचुअली जो आप, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये सियाको सबाक से जो आपको पता है कि अगर ऐड टू कार्ट है तो इसमें यही पैरामीटर होगा ना, ठीक है जी। तो ऑलवेज दे नेम स्टेट के साथ जो भी है सारा कुछ किस में आ गया, एक्शन में। और आपको कहते हैं कि आपको रिड्यूसर फंक्शन का इनपुट नहीं वर्कआउट करना पड़ता, इट्स ऑलवेज स्टेट कॉमा एक्शन। नाउ विद इन द एक्शन, if it's required action नहीं required तो state, within the action there is a payload and the values what the payload is, वो आप देखें कि ये रिड्यूसर है किस तरह का, इसको किस किस्म का पैरामीटर चाहिए होगा लॉजिक लिखने के लिए, तो वही हो। तो ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी है जिसको लेकर हम इतना वाह वेला करते हैं। रिडक्स बड़ी मुश्किल है, उसमें पता नहीं एक्शंस हैं, पेलोड्स हैं, रिड्यूसर्स हैं, स्लाइसर्स हैं, मतलब इस टर्मिनोलॉजी में बंदा गुम होकर रह जाता है, असल चीज पे फोकस नहीं करता। मैंने जो अपने ट्रेनिंग एक्सपीरियंस में देखा है ना, इसकी टर्मिनोलॉजी को समझना है तो वही यार, एक वैल्यू उसमें या जमा कर दो, माइनस कर दो, जितना कहो प्लस कर दो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इन तमाम जो इस पे चेंज करने के फंक्शन है, स्टेट को, इनिशियल स्टेट ये है, और इस पे तमाम चेंज करने के फंक्शंस को मैं रिड्यूसर्स कह रहा हूं। रिड्यूसर इज नॉट अ डेटा, इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, रिड्यूसर इज अ फंक्शन। हर फंक्शन को रिड्यूसर नहीं कहते, रिड्यूसर वो फंक्शन है जो करंट स्टेट और एक्शन लेगा और उस स्टेट को अपडेट करेगा एज पर द पेलोड दैट इज अवेलेबल इन दैट एक्शन।
अब इतनी ये लंबी स्टोरी पढ़ के हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी को मैं इसलिए बार बार और बिल्कुल उसी की टर्मिनोलॉजी में लिख रहा हूँ कि आप कोई भी अगर ट्यूटोरियल पढ़ें तो या सिंपलीफाई किया होगा ये इसी लैंग्वेजेस में ही ज़्यादा बात हो। तो ये मेरा स्लाइसर पूरा हो गया जी। तो सिंपल जो स्लाइसर है जिसमें एपीआई कॉल अवेल इन्वॉल्व नहीं है, रिडक्स के साथ एपीआई कॉल इन्वॉल्व नहीं है, उसमें उसका नेम रखें, इनिशियल वैल्यू दें और रिड्यूसर्स दे, कुछ भी नहीं और। अगर एपीआई है तो फिर ये रिड्यूसर्स जो होंगे पहले स्टेट को कभी लोडिंग स्टेट लोडर भी उसमें रखेंगे ताकि जब ये कंपोनेंट में जाए उसे पता चलो कि अभी स्टेट लोड हो रही है, लोड होने के बाद डेटा आएगा या एरर आएगी, वो सारे एक्शंस जो है वो फायर होने। अब फ्रंट एंड को क्या चाहिए मुझे बताएं। अगर मैंने इसको यूज करना है तो फ्रंट एंड में मुझे क्या चाहिए। मैंने कब आइडियली यहां पे क्या करते हैं, जब हम यूज स्टेट और मैं लिखते हैं ना एक्स सेट स्टेट यूज स्टेट, यहां हम ये स्टेट डायरेक्टली एक्सपोज कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्शन नहीं है। मैं बता रहा हूं कि एक्स क्या है, 0 है, डायरेक्टली मॉडिफाइबल भी है। मैंने इसको एक्सपोर्ट किया ही नहीं कि ये एक्स डायरेक्ट स्टेट उसे मिले ही ना, मैं सिर्फ चाहता हूं कि मेरी स्टेट हो तो सिर्फ इन फंक्शंस के थ्रू मॉडिफाई हो, डायरेक्टली मॉडिफाई ना हो। जिस तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अगर याद करें तो इट्स अ ग्रेट एब्स्ट्रैक्शन। ये एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है सॉफ्टवेयर में, क्यों भाई ताएंगा, एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, जस्ट इंग्लिश का वर्ड। सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन अ प्रोग्रामर हाइड करना all but relevant data about an object in order to reduce complexity and increase efficiency। यानी आपने असल में स्टेट में क्या पड़ा हुआ है उसको क्या कर लिया, हाइड कर लिया, ठीक है। और आपने कहा भाई तुम छोड़ो जो है वो मेरे पास स्टेट में क्या, तुमने जब भी इंक्रीमेंट करना है तुम बस ये फंक्शन कॉल करो, लेकिन इनिशियली स्टेट तो चाहिए ना, तो वो आप इसको डायरेक्ट गेट भी कर सकते हैं। इसका सेटर तो आपने कहीं दिया ही नहीं, सेटर की जगह ये सारे रिड्यूसर फंक्शंस थे। तो इसको अब हम वाइंड अप करते हैं, ये स्लाइस हमारा एंड हो गया। इस स्लाइस को अब यूआई के लिए हम एक्सपोज करते हैं। अभी तक तो इसमें से ना कोई एक्सपोर्ट है, तो ये कैसे पता चलेगा किसी कंपोनेंट को भाई मैंने कॉल क्या करना है। तो मैंने एक्सपोर्ट करके ऑब्वियसली ये रिड्यूसर फंक्शंस देने, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्सपोर्ट कर दो इन वन ग्रुप कॉस्ट ऑल दीज, कौन कौन से जी, इंक्रीमेंट को भी, डिक्रीमेंट को भी, इंक्रीमेंट बाय वैल्यू को भी, कहाँ से, काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस। अच्छा, काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस से क्यों हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री से इसका ताल्लुक है। रिएक्ट रिडक्स जो पहले थी ना टूल किट से लाइब्रेरी, उसमें इस तरह से कोड नहीं लिखा जाता था, हमें इनको एक्शन क्रिएटर्स में डेटा पास करना होता था। वी कॉल इट एन एक्शन क्रिएटर्स। सो उस वजह से एक्शंस के अंदर को जब आप डीस्ट्रक्चर करते हैं तो वहां से आपको सारे रिड्यूसर फंक्शंस मिल जाए। एक्शन का वर्ड ही यहाँ पे देखिए हमने इसी सेंस में यूज किया है जो कि रिड्यूसर पे कोई एक्शन परफॉर्म करता है। अच्छा, ये सारे फंक्शन कौन कॉल करेगा, यूआई, यूजर इंटरफेस में जो आपका कंपोनेंट है
उसमें। लेकिन एक हमने कॉन्फ़िगर स्टोर बनाया था शुरू में और उसमें कहा था रिड्यूसर रजिस्टर करवाने हैं, जितने स्लाइसिस के अंदर रिड्यूसर्स हैं वो सारे यहाँ रजिस्टर करवाने हैं, वरना वो यहाँ पे जो ऐप में आपने यहाँ पे इसको किया है इसको कुछ अवेलेबल नहीं होगा। सो स्टोर में कोई भी जो है रिड्यूसर है ही नहीं, हर स्लाइस के अपने रिड्यूसर हैं। सो फॉर दैट पर्पस व्हाट यू हैव टू डू इज you have to actually export another thing, that is export default। और काउंटर स्लाइस से दो चीजें आपको लेनी है, रिड्यूसर काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर आप लिखेंगे। रिड्यूसर ये जो रिड्यूसर है जितने भी स्लाइसेस बनाते जाएंगे सबका रिड्यूसर होगा। इसमें डॉट रिड्यूसर लिखेंगे, यू विल गेट टू ऑल दी रिड्यूसर्स। ऑब्वियसली ये एक ओवरऑल एक है तो एक ही ऑब्जेक्ट ना, तो ये दो चीज़ें आपने एक्सपोर्ट की। अब आपने इनको यूआई में लेके जाना है, तो सबसे पहले तो आप इसको स्टोर में अपडेट करें। आके यहाँ पे आप लिखें, आपके स्लाइस में से इंपोर्ट डिफ़ॉल्ट आमतौर पे किया जाता है क्योंकि वो एक रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर रिड्यूसर फ्रॉम जी कहाँ से डॉट स्लैश कहाँ से आ रहा है जी, डॉट 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 फीचर्स स्लैश काउंटर स्लैश। हर फीचर आपकी यहाँ पे आती जाएगी और इसके अंदर रिड्यूसर के अंदर आप वही नाम जो वहाँ पे लिखा है काउंटर का वो आप लिखें यहाँ पे, और इसमें काउंटर रिड्यूसर इसके इक्वल क्या है। अच्छा ये भी एक रीज़न है कि हमने यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट किया है ताकि जो भी नाम हम देना चाहें हम उसी तरह से दे सकें। ये तो यही नाम होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ से जो नाम डिफ़ॉल्ट है, सो डैट्स वाई इट्स ईजियर कि जो मर्ज़ी आप नाम दें उसी मुनासिब से काउंटर रिड्यूसर। तो रिड्यूसर में एक फ़ीचर पड़ी है काउंटर की, इस तरह ये सारे यहाँ पे आते जाएंगे, ये पैटर्न बनता जाएगा। अब आ जाएँ यूआई में। यूआई में ये मेरे पास कंपोनेंट है जिसके अंदर अगर मैं यूआई की बात करूँ तो अब यहाँ पे मैंने नहीं लिया यूज स्टेट, यहाँ पे नहीं लिया। वो जो यूज स्टेट है वो अब मैंने कहाँ से एक्सेस करना है, स्टोर से। और स्टोर की एक्सेस आपको सबसे पहले आपने index.js में देखना है कि स्टोर की एक्सेस है और स्टोर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक काउंटर रिड्यूसर। और ये रिड्यूसर कहाँ से आया है, इसके स्लाइस में से रिड्यूसर आया। ठीक है, ये रजिस्टर से रिड्यूसर हो रहा है, स्टेट नहीं रजिस्टर हो रही, नेम का नहीं है। यहाँ पे भी हमने कह दिया काउंटर। सो हेयर यू आर इन app.js। विद इन app.js आप उसी तरह से UI एक सिंपल सी बना लें। आप कोई डिव ले लें जिसमें आप अब क्या करना चाहते हैं, एक बटन हो जिसके क्लिक पे सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है उसको आप जो है वो शो कर सकें। सबसे पहले तो आपने उस इंफॉर्मेशन को शो करना है ना, ठीक है जी। अगर इंफॉर्मेशन को शो करना है तो इंफॉर्मेशन को कैसे शो करेंगे जी, जो भी काउंट या काउंटर की वैल्यू है वो आप यहाँ शो करना चाहते हैं। भी पहले हम ये देखते हैं ये स्टोर से रीड कैसे करें। अब यहाँ पे आपके पास बहुत ही आसान काम कर दिया है जो है वो हुक्स ने। जो मॉडर्न रिडक्स टूल किट है इट्स रिटन इन हुक इन द फॉर्म ऑफ हुक्स। सो हुक्स में क्या है कि आपको स्टोर से क्या लेना है जी, व्हाट यू नीड अ फंक्शन। यूज स्टेट करते थे, अब यूज सेलेक्टर करेंगे। इंपोर्ट यूज सेलेक्टर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। ये फंक्शन रिडक्स राइट। यूज, ये यूज से जो शुरू हो रहा है नाम वो हुक है, हुक फंक्शन है। यूज सेलेक्टर
सो हेयर यूज सिलेक्टर, सिलेक्टर का मतलब क्या होता है, यू वांट टू सिलेक्ट सम स्लाइस, यानी यूज सिलेक्टर क्या करेगा, कोई वैल्यू स्टेट से सिलेक्ट अगर आपने करनी है तो ये आ जाएगा। हमने क्या सिलेक्ट करना है जी, वी नीड हियर द वैल्यू ऑफ काउंट या काउंटर कह लें, सो आई विल कॉल दिस यूज सिलेक्टर द फंक्शन दैट इज प्रोवाइडेड बाय रिएक्ट रिडक्स यूज सिलेक्टर। और यहां पे अब मैंने काउंट की वैल्यू, इन अदर वर्ड्स मैंने ये इनिशियल स्टेट उसकी रीड करनी है, ठीक है जी। अभी मैंने कोई रिड्यूसर फंक्शन कॉल नहीं किया, सो पहली दफ़ा मुझे स्टेट कहूँगा तो इनिशियल स्टेट ही आएगी, और स्टेट में ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसकी वैल्यू को हमेशा स्टेट के इक्वल समझें। तो यूज़ काउंटर सिलेक्टर बड़ा सिंपल सा है, ये कहता है जी ये पूरी स्टेट है, आप इसमें से बताओ, ये स्टेट यहाँ पे आपको इनपुट दे देगा। रिएक्ट रिडक्स का ये जो फंक्शन है, इट विल फेच द स्टेट ऑब्जेक्ट एंड प्लेस ओवर हियर। इनिशियल वैल्यू देगा हमें, इनिशियल या इनिशियल के बाद जो भी अपडेट हुई हो। यूज सिलेक्टर ये आपने लिख दिया। यहाँ पे क्या है जी, मुझे बताएं कि ये जो स्टोर है, ये सिलेक्टर जो है ग्लोबल है, आपके पास हो सकता है यहाँ पे मैंने कार्ट भी रखा हो, शॉपिंग कार्ट, कार्ट रिड्यूसर भी लिखा हो, मैंने प्रोडक्ट्स भी स्टोर में रखी हैं, प्रोडक्ट्स रिड्यूसर रखा हो। मैंने कौन सा इस वक्त, मेरे पास तो एक ही रिड्यूसर है, उसका नाम क्या है, काउंटर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेट डॉट काउंटर, स्टेट डॉट, और आगे उसमें क्या पड़ा हुआ है क्या पड़ा हुआ है, वैल्यू, क्या नाम है उसका मैंने रखा हुआ जी, स्लाइस में देखें वैल्यू, ठीक है जी। इन अदर वर्ड्स योर स्टेट बिकम्स इज एक्चुअली लोडेड ऑन दिस। ये जो वेरिएबल आप नाम यहां रखते हैं, यहां आपकी सारी स्टेट लोड हो जाती है। एक चीज को जरा गौर से देखें कि यहां पे जब मैं स्टेट पास कर रहा हूं और यहां पे जब मैं स्टेट पास कर रहा हूं हियर, तो जरा आपने उसकी नेमिंग कन्वेंशन पे जरा गौर करना है। मैंने लिखा है स्टेट डॉट काउंट, ये जो स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू, और यहां पे मैंने लिखा था स्टेट डॉट वैल्यू। जो रिड्यूसर है वो स्कोप्ड है सिर्फ अपनी स्टेट पर, रिड्यूसर स्कोप्ड है, यहां स्टेट से मुराद वो स्टेट है जो इस स्लाइस की है। जब आप ये हर जगह आपने यही फंक्शन यूज करना है, यूज सिलेक्टर, तो यहां स्टेट से क्या मुराद है, पूरे स्टोर की, और यहां पे फिर ये जो काउंटर है इस पे आपको ये उसकी इनिशियल वैल्यू मिलेगी, यानी स्टोर की स्टेट वर्सेस स्लाइस की, वरना तो मैं स्टेट डॉट काउंटर डॉट करता ना, अभी तो मैंने कन्फिगर ही बाद में किया। तो ये यहाँ पे मैं आ जाऊंगा ऐप में, अब लाइक स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू, और अब यहाँ पे ये जो काउंट है ये मैं रेंडर करूँगा। तो मुझे यहाँ पे आप जो भी इनिशियलाइजेशन कर दें, 0 कर दें, 99 कर दें, जो भी लिखें वहाँ पे अवेलेबल होगी। इसका मतलब ये मैं क्विक भी बना सकता था, रिड्यूसर अभी एम्प्टी छोड़ देता, सिंपल ये इनिशियल स्टेट लिखता, यूज, और यहाँ पे ऑब्वियसली इसको कॉन्फ़िगर क्योंकि करना था, तो आपके पास कोई ऐसा तरीका ना होता स्टेट अपडेट करने का, लेकिन आप इसको रीड कर सकते हैं। अब इसको जो है वो आपने अच्छा, इसके साथ आपने बटन भी दे दिए, लेफ्ट सपोज मैंने लिख दिया बटन, और उस पर मैंने लिख दिया इंक्रीमेंट। ये वैल्यू जो नीचे है ये आ रही है मेरे पास रिडक्स स्टोर से आ, और रिडक्स स्टोर में भी स्पेसिफिकली जो काउंटर वाली फीचर है ना वहां से आ रही है, ये उसकी स्टेट है, ठीक है जी। सो
यहाँ पे आपके पास आ गई स्टोर। अब इंक्रीमेंट के ऑन क्लिक पे आप इसे चेंज करना चाहते हैं, ऐसे ही है जी, ऑन क्लिक पे आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं। स्टेट रिडक्स स्टोर को वापस से एक मैसेज भेजना चाह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास बहुत सी स्टेट्स हैं, जो काउंटर की स्टेट है उसको आपने अपडेट करना है, और स्टेट अपडेट करने के लिए यू नीड टू कॉल वन ऑफ द रिड्यूसर फंक्शन। दैट्स व्हाई आपने यहां से एक्सपोर्ट करा। स्टेट को अपडेट करने के लिए यू नीड टू कॉल अ रिड्यूसर फंक्शन। डायरेक्टली स्टेट यूज सिलेक्टर से यू ओनली गेट द स्टेट, इसको आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है जी। ये चेंज करें और री रेंडर हो, उसके लिए रिड्यूसर फंक्शन है, ताकि उसे पता चले प्रीवियस स्टेट क्या थी और अब नई स्टेट क्या बन गई। और जब आप ये फंक्शन लिखते हैं ना, ये भी फंक्शन 2 in 1 है, याद रखना। ये फंक्शन 2 in 1 है, मतलब कि ये एक दफा स्टेट को रीड करेगा और आपको प्रोवाइड कर देगा, लेकिन इसके साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लेगा चेंजेस को। अगर ये कंपोनेंट माउंट हुआ है कहीं भी और कोई और कंपोनेंट इस वैल्यू को चेंज करता है, तो ये भी री रेंडर होगा। समझा ली बात की? अगर ये कंपोनेंट माउंट हुआ है, इसका मतलब है आपने सीधे यूज सिलेक्टर से एक दफा वैल्यू नहीं ले ली। अगर ये वैल्यू इस ऐप के अलावा किसी और कंपोनेंट में भी चेंज होगी, तो यहां भी यूज सिलेक्टर हमेशा उसको वॉच करेगा और अपडेट करेगा। अगर ऐसा नहीं करता तो सिंपल एक गेटर फंक्शन तो हो सकता है, वो स्टेट तो ना हुई। अगर वो नहीं करता तो फिर तो आम फंक्शन ही हुआ जो गेट करके एक दफा दे देता है, मुझे मैनुअल रिफ्रेश करना पड़ता है अगर चेंज हो तो। दैट्स व्हाई इसको स्टेट बोलते हैं कि आपके पास सिलेक्टर मुझे स्टेट को सिलेक्ट करके दे रहा है, वेरिएबल आम नहीं, स्टेट है। इसका मतलब स्टेट अगर चेंज होगी तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस पे मॉनिटर करे और री रेंडर करे मेरे कंपोनेंट। तो ये 2 in 1 है, याद रखना। आपको ये नहीं फिक्र होना चाहिए मैंने यूज सिलेक्टर से लिख दिया है, तो अगर ग्लोबल कोई और किसी और कंपोनेंट को मैं यहां बना दूं, उसमें अंदर कोई बटन हो, वो क्लिक करे तो ये चेंज हो, तो मुझे क्या मैनुअल रिफ्रेश करना पड़ेगा? नहीं। सो यू विल रीड इट एंड व्हेनेवर इट विल अपडेट, हर जगह वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट होगी, नोटिफाई किया जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़े हैं कि ये जब स्टोर में चेंज होती है तो हर जगह ये नोटिफाई होती है। जिस तरह यहाँ बता रहा है कि अगर ये कंपोनेंट भी क्लिक करके चेंज करता है, तो जहां जहां रेफर हो रही है, जो जो कंपोनेंट इस वक्त विजिबल है, माउंट हुआ है, हर जगह अपडेट होगी। और ये सिंपल है, इतना सी कोड है यूज सिलेक्टर। जो आपने सिलेक्ट कर लिया है, अगर वो चेंज भी हो तो वो हमेशा वो सिलेक्टेड लेटेस्ट वैल्यू आपको मिलेगी। अब यहां से यहां पे ऑन क्लिक में क्या लिखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑन क्लिक में मैं चाहता हूं हमेशा स्टोरी यहां से चलनी है। इस स्टोर के अंदर ये जो फीचर है, क्या ख्याल है, इसकी स्टेट को अपडेट करना, ताकि रिडक्स टूल किट कहती है कि आप एक वक्त में एक फीचर पे ताकि लॉजिक बनाएं। क्योंकि रिडक्स स्टोर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए, जिस तरह फेसबुक जितनी बड़ी ऐप है, इतनी ज्यादा बड़ी ग्लोबल स्टेट है, आप एक वक्त में अगर यूजर ने सेटिंग्स चेंज की हैं तो सिर्फ सेटिंग्स की फीचर को अपडेट करें, बाकियों को नहीं छेड़ा जाएगा। तो फीचर भी फीचर वो कहता है आप लॉजिक लिखें तो ही बेहतर स्ट्रेटजी है। तो हम यहां पे आते हैं जी, और ऑन क्लिक में हमने किसे कॉल करना है, इंक्रीमेंट। तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले, और इंपोर्ट जो है वो स्टोर लेवल पे नहीं होता, वो स्लाइस से होगा, ये जो आपने इंक्रीमेंट कहा हुआ, ठीक है जी। एक्सपोर्ट, इसीलिए रिड्यूसर क्यों एक्सपोर्ट किया था, स्टोर में रजिस्टर करवा सकूं। ये एक्शंस क्यों मैंने एक्सपोर्ट किए, ताकि मैं इनको यूआई में
कॉल कर सकूं। तो मैं यहाँ पे काउंटर स्लाइस में आता हूँ, ऐप में आ जाए, सॉरी, इंपोर्ट कर लें इंक्रीमेंट फ्रॉम फीचर्स काउंटर स्लाइस, और यहाँ पे आपने क्या करना है, इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट को पैरामीटर क्या देना है, कैसे कॉल करना है, किस तरह कॉल करेंगे, इस तरह से कि प्रीवियस स्टेट उसको मिले और वो नेक्स्ट डे या उसके अंदर एक्शन है पेलोड भेज सको। कैसे कॉल करें, तो उसके लिए ये स्टेट कैसे पास हो, आप इस तरह से नहीं डायरेक्ट इसे कॉल करेंगे। उसको कॉल करने के लिए हमेशा आप एक यहाँ पे यूज सेलेक्टर की तरह है यूज डिस्पैच, एक हुक है अनदर, इसके थ्रू आपको डिस्पैच फंक्शन मिलेगा, यूज डिस्पैच, यू विल गेट अ डिस्पैच फंक्शन। तो फंक्शन कॉल करना नहीं कहते, रिडक्स में कॉल करना नहीं कहते, हम कहते हैं कि आप एक्शन डिस्पैच करेंगे। सो यहां पे आप जो डिस्पैच फंक्शन आपके पास आया है, इसको कहेंगे कि इस रिड्यूसर को जो है इन्वोक करो। तो अब जब इसको आप डिस्पैच करेंगे, सो यू विल कॉल दिस इंक्रीमेंट। कोई पैरामीटर पास आपने नहीं किया, इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया, क्योंकि डिस्पैच क्या करेगा, ये स्टोर की स्टेट देखेगा और उसको इसमें अवेलेबल करेगा। क्लियर होगी बात कि पहले भी गई। इसी तरह से डिस्पैच में आप लिखेंगे डिस्पैच और डिक्रीमेंट। ये सिंपल हमारे पास ये एग्जांपल कंप्लीट होती है जिसके थ्रू हम इंक्रीमेंट। अच्छा, दैट्स व्हाई मैंने आपको बताया कि अननेसेसरीली रिडक्स को यूज कर ले, मे बी आप शो कर लें, अभी एपीआई की और काफी थंग का कोड इसमें मिक्स होना है, तो इसकी डिबगिंग इट विल टेक सो मच टाइम और आप बिल्कुल घूम जाएंगे कहां किसको कहां से एरर आ रही है। एक मिनट होल्ड ऑन रखें। दैट्स व्हाई इसको यूज मैंने कहा था भाई उस प्रोजेक्ट में जरूरत नहीं, निकाल दो, वी कैन डू एवरीथिंग। अब इसी एग्जांपल को अगर मैंने बनाना हो, लेट्स सपोज मैंने कैलकुलेटर ही बनाना हो और उसमें भी इंक्रीमेंट करना हो, तो वो बेवकूफी होगा जो इसको यूज कर अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट उसको करे। इधर रखे सीधा सीधा यूज स्टेट, और जब भी है सेट स्टेट के थ्रू अपडेट कर। उसकी स्टेट ऐसी है ही नहीं कि उसको इतने कॉम्प्लेक्स डिजाइन पैटर्न्स में कोड करे, इतने कॉम्प्लेक्स डिजाइन पैटर्न्स में कोड करे। तो प्रोजेक्ट के लिहाज से आप अपनी चॉइसेस करते हैं, ठीक है जी। इसी चीज को देखते हुए रिडक्स की खुद टीम ने लिखा है, रिडक्स इज नॉट फॉर एवरी प्रोजेक्ट। तो इस तरह से इज शुड नॉट बी यूज्ड, इस तरह का ना उन्होंने कहा है कि लोग इसको खामखा यूज करना शुरू कर देते हैं। वाई वी शुड नॉट यूज रिडक्स, when and when not, why you don't need redux anymore, you might not need, maybe आपको जरूरत ना हो, ऐसे काम खा आप अपने कोड को कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, why should you never use this, why I stop redux। यानी जो है ना, इस पे फिर बड़े आर्टिकल लिखे गए कि भाई ये कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर जो शुरू में बिगिनर सर पकड़ के बैठ जाते, इतनी टर्मिनोलॉजी, एक नंबर ही मैंने इंक्रीमेंट करना था, कोई जुर्म तो नहीं करना था, जब ही करना है एक में। तो कहता है नहीं, आप एक एक्शन डिस्पैच करो। अच्छा जी, डिस्पैच कहां से आएगा, यूज डिस्पैच से लो। एक्शन कहां से आएगा, मेक योर स्लाइस and organize your logic into initial state and reducers and register in some global configure store and make that store available via app, then you can access this using use selector hook।
ये एक टिपिकल पैटर्न, 1 2 3 4 5 दफ़ा करेंगे तो थोड़ा सा फ्रेंडली आप लोग। तो ये एग्जाम्पल और ये टर्मिनोलॉजीज को रन करने की जरूरत नहीं, ये सामने ही आपके है। अगर आप इसमें आ जाएं, गेटिंग स्टार्टेड में आ जाएं, ये एग्जाम्पल है क्विक स्टार्ट की जो मैंने अभी कोड की है, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल स्लो कोड किया है। आप इसको इंस्टॉल करेंगे और जावास्क्रिप्ट का वर्जन हमने दिया ये इस तरह से होगा। ये पहले कन्फिगर कर लेंगे, देन आपके पास ये सारी लॉजिक क्या है, क्यों है, ये इस तरह से आ रही है, रिड्यूसर फिर वापस इधर आ जाएगा और ये सारी काउंटर में उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं, इसका सारा कोड भी है। सो ये फुल रनिंग एग्जांपल है, लेकिन अल्टीमेटली आउटपुट इसकी वही है कि आप जो है इस पे प्लस करते हैं, इंक्रीमेंट हो रहा है, माइनस करते हैं, मतलब है उसमें और कुछ भी, ठीक है, आउटपुट यही है, प्लस माइनस। हाँ, अगर आप इंक्रीमेंट बाय अमाउंट करना चाहते हैं तो ये जो यहाँ पे कुछ इसने कॉन्सेप्ट्स और भी दिए हैं, यहाँ पे इंक्रीमेंट बाय अमाउंट में अगर आप देखें, शायद इसको हम उसमें उसने नहीं डिस्कस किया, इसको ओपन कर ले सैंड बॉक्स में, ये इसको आप कर लेंगे, खुद से ही देख लेंगे जी। ये जो है वो अमाउंट को ऐड करने का ये लाइव कोड भी चल रहा है। इसकी टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैंने देखा ओवर वेबिंग है फॉर दी बिगनर कि ये हो क्या रहा है, लेकिन अगर आप टर्मिनोलॉजी के पीछे असल फ़िलॉसफी को समझेंगे तो फिर शायद चीज़ें आपको आसान लगेंगी। यहाँ पे जो बटन है इसकी यूआई को अगर आप रिलेट करें, ये लोगो बन रहा है, ये काउंटर का उसने कंपोनेंट ले लिया है। यहाँ पे काउंटर आ जाएगा आपके पास, वेयर इज द काउंटर फीचर्स दिस काउंटर के अंदर, फीचर के अंदर उसने, अच्छा हमने थोड़ा सा इसकी टर्मिनोलॉजी को उस तरह फॉलो किया, लेकिन एक फीचर में वो कह रहा है जी ये स्लाइस है, ये उस मॉड्यूल डॉट सी एस एस स्पेसिफिक उसी मॉड्यूल की CSS है और ये उसका कंपोनेंट है कंप्लीट। उसमें जो है वो इंक्रीमेंट के लिहाज से उसने इनपुट लिया। ये अच्छा, ये जो इनपुट लेनी, कितने नंबर ऐड करने हैं, ये तो लोकल स्टेट में देखें लेंगे, यूज स्टेट 2 डिफॉल्ट 2 रख लिया उसने, आपने यहाँ 2 की जगह 4 लिख दिया, लोकल स्टेट में ही है। जब आप ऐड करते हैं तो वो फिर इधर ऐड हो जाता है। ऐड जब करेंगे तो मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब आप यहाँ पे डिस्पैच करेंगे एक्शन, तो आप क्या लिख रहे हैं, इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, यानी आप इस पर्टिकुलर जो इंक्रीमेंट बाय वैल्यू या बाय अमाउंट इसको कॉल कर रहे हैं, लेकिन ये पहला पैरामीटर जो है उसको नहीं आप भेज रहे, आप दूसरा पैरामीटर दे रहे कि उसको नंबर डेटा टाइप में करके जो यूआई से आ रहा है, और अगर वो अनडिफाइंड है तो 0। देख रहे हैं जिस तरह से ये आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ाई गई, ये रिएक्ट के डेवलपर्स का देखें अपना स्टाइल कोड लिख रहे, शुड लाइक दिस स्टाइल एंड अडॉप्ट दिस ये, और अगर अनडिफाइंड है वैसे को क्लिक कर दे तो डिफॉल्ट 0 रखो, ठीक है जी। सो ये आपके पास सारा जो है इसमें मामलात हैं जी। ये जो है वो आई होप इट क्लियर्स मैनी डाउट्स। हमने जो है वो काउंटर और उसकी ये CSS को ले लें, ये उसका कंपोनेंट है, ये उसका स्लाइस है, यानी एक कंप्लीट पैकेज के तौर पर वो फीचर को उसने कोड किया कि उसका UI, उसकी CSS, उसका डेटा एक फोल्डर में उससे ऑर्गेनाइज कर दे। दैट्स व्हाट दे कॉल इट अ फीचर। फीचर में यही होगा ना, UI है, स्टाइल है और डेटा। स्ट्रक्चर उसका यहाँ से देख लें, स्टाइलिंग ये है, और डेटा जो, और डेटा को अपडेट करने की लॉजिक यहाँ पे। लेकिन स्लाइस में जो है वो ये टाइमर को बरल मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग लाइब्रेरी, लेकिन इंटरेस्टिंग ये तब लगती है
स्टूडेंट्स आमतौर पे बड़े एक्साइटेड होते हैं, रिडक्स सिखाई जाए, मे भी सुना होता है, और सुनने के बाद हमेशा वो कहते हैं हमारी तौबा हम इसमें कोड करें। मुश्किल है, लेकिन फ्लो को अगर आप थोड़ा सा बार बार प्रैक्टिस करें तो